तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जी वो ये अपने थ्रोन के ऊपर बैठा होता है और अपनी सेक्ट लीडर की सीट के ऊपर हाथ फेर रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है फाइनली ये सीट मेरी हुई दोबारा से। और तभी कोई बूढ़ा आदमी कहता है सेक्ट लीडर 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और जिन लोगों को हमने गद्दारों के पीछे भेजा था वो अभी भी टियान्यू से वापस नहीं आए हैं और उनकी कोई भी खबर नहीं मिली है। तभी जी वो ये कहता है टियान्यू, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था उनके बारे में। हाँ, ये तो वही जगह है जहाँ से जुफेन आया था और वो लोग जरूर ही गद्दारों से मिले होंगे और आखिरकार वो कमजोर बेवकूफ मेरे हाथों से कैसे जा सकते हैं। वेनरेबल से जल्दी से कांटेक्ट करो मिस्टिकल हेवन सेक्ट और हेवन टेलिंग सेक्ट को, जिससे कि और भी ज्यादा आदमियों को वहाँ भेजा जाए। और अब टाइम आ चुका है टियान्यू में रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करने का। वेनरेबल से भी कहता है हाँ जरूर। और जैसे वेनरेबल से जा रहा था वैसे ही एक आदमी आता है जल्दी से और फिर वो एक जेट को प्रेजेंट करता है और देन कहता है सेक्ट लीडर डबल ड्रैगन मैनर ने इसे भेजा है। और तभी जी ये कहता है क्या डबल ड्रैगन मैनर? और आखिरकार उन यूनिवर्सल राइटिस्ट सेक्ट वालों ने क्या ही किया है? क्या उन्होंने उन लड़कियों को जाने दिया? आखिरकार कैसे वो उन लड़कियों को जाने दे सकते हैं और रिपोर्ट करने दे सकते हैं डबल ड्रैगन मैनर को? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डबल ड्रैगन मैनर के जो एल्डर है वो जांच करने के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट हम लोग तो अपनी स्टोरी पर चिपके रहेंगे और उन्हें गद्दार ठहरा देंगे। मैं सेंचुरी से सेक्ट लीडर रहा हूँ और ये तो छोटी सी चीज है जो मेरी स्टेटस कर सकती है। और तो और जो हाई वेनरेबल थे जो कि इसके अगेंस्ट में बोलने वाले थे अब वो हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं और अब वो लोग जैसे चाहे वैसे हमें देख सकते हैं और हम लोग तो बस यही कहेंगे कि ये एक इंटरनल फाइट थी और इसी इंटरनल फाइट की वजह से जो हाई वेनरेबल थे वो मर गए। तभी वेनरेबल से कहता है सेक्ट लीडर तो बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट है। और फिर वैसे ही जो जी वो ये होता है वो जेड को पढ़ने लगता है और जब पढ़ता है तो बहुत जोरों से हंसने लगता है। ये एकदम वैसा है जैसा कि हमने सोचा था और इसमें डबल ड्रैगन मैनर ने लिखा है हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, ये क्या करके हमें वार्न किया है। लेकिन मुझे किस बात की चिंता हो सकती है जब वो लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर वैसे ही जी वो ये उस डेट स्लिप को फेंक देता है और तभी वेनरेबल से कहते हैं सेक्ट लीडर जो डबल ड्रैगन मैनर है वो रिस्पेक्ट किया जाता है 9 सेक्ट्स के द्वारा क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ है बट आल्सो फेयरनेस। वो इतनी आसानी से सेक्ट के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और इसीलिए वो जरूर ही ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और जब तक हम उन्हें ट्रेटर बताते रहेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। या कौन उनका सम्मान करेगा जो पूरे वेस्टर्न लैंड को केओस में बदल दे। और ये ऐसी चीज है जिसमें वो हर कीमत पर बचना चाहेंगे। तभी जी वो ये कहता है आप सही कह रहे हो वेनरेबल जी, सॉरी वेनरेबल सी, योजना सोची जा चुकी है, हा हा हा। और फिर वैसे जी वो ये अपने हाथों को हिलाता है और कहता है लो इसे पूरा करो और मेक श्योर करो कि तुम उन अवशेषों को जो वो फैन के ऊपर बांध दो। और फिर वैसे कोई और चिल्लाते हुए आता है रिपोर्ट और इसके पास भी एक जेट स्लिप थी। और फिर वैसे जी वो ये कहता है क्या उन्होंने एक और जेट स्लिप भेजी? बट जब वो लोग इसे रीड करते हैं तो वो गुस्से से फूट पड़ता है। वो संघा एम्पायर, वो लोग कुछ ही महीनों पहले डीमन स्कीमिंग सेक्ट से आने की विनती की थी और अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। तभी शायद वेनरेबल से कहते हैं क्या वो यूनिवर्सल राइटिस्ट सेक्ट के एम्पायर का ग्रेट एम्पायर है? तभी जी वो ये कहता है वो रूटन बास्टर्ड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ग्रेट एम्पायर वास्तव में इतना सेमलेस होगा। तभी सेक्ट लीडर जी वो ये दोबारा से कहता है ये बेतुका है, आखिरकार इन सभी सेक्ट के साथ हो क्या रहा है? हमने बात की थी और हम लोग एक बात पर सहमत हुए थे, वो लोग हमारे प्रोटेक्शन में रहेंगे और अब वो सभी लोग पीछे हट रहे हैं। और तो और वो मिडिल 3 सेक्ट्स के एम्पायर भी जिन्हें मैंने इग्नोर किया था जब वो सुपीरियर 3 सेक्ट के एम्पायर्स हमारे लिए लड़ रहे थे और अब वो लोग हमें ना पसंद कर रहे हैं। आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? तभी जब वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं सेक्ट लीडर आप शांत हो जाइए, शायद वो लोग ये सोच रहे हो कि जुफेन के बिना कोई भी ग्रोथ ना हो। तभी जी वजह से देखते हुए कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या उन्होंने ये जुफेन के लिए किया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट का लीडर है वो मैं हूँ। जी वो ये वेनरेबल से कहते हैं सेक्ट लीडर अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। जुफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग में बेस्ट बनकर आया वेस्टर्न लैंड में और वो एम्पायर जुफेन के अंडर में रहना चाहते होंगे, ना ही तो लोअर 3 सेक्ट में जो कि बन चुका था मिडिल 3 सेक्ट। और बिना जुफेन के जो हमारी वैल्यू है वो शार्पली डिक्लाइन हो रही है और इसी की वजह से वो सभी लोग पीछे हट रहे हैं। अपने मुंह को बंद कर जी वो ये कहता है तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो और तुम लोग ये मत भूलो कि मेरे रूल में हमारा सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट में आया है। वेनरेबल से कहते हैं हाँ सेक्ट लीडर आपने बहुत अच्छा काम किया है बट जो आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो थी जुफेन को यहाँ लाना। और ऐसे इनकी और बहस चलती है जुफेन को लेकर के कि अगर जुफेन यहाँ पर होता तो ये ऐसा कर देता वैसा कर देता और आप वैसा नहीं कर सकते। और इससे जो जीवजी था बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और फिर ये क्या करके जो वेनरेबल सी होते वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और वैसे एक और डिसिपल रिपोर्ट लेकर आता है बट जो वेनरेबल सी होते हैं उसे ब्लॉक कर लेते हैं और उस लड़के से कहते हैं ये जेट स्लिप मुझे दो और अभी सेक्ट लीडर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और देन जब वो डिसिपल होता
तो वो भी मान जाता है। और ये सब कुछ देखकर जो जी वो ये होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि इस समय वो पावर में हो करके भी पावरलेस था। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो उसको रीड करते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर जो सेक्ट लीडर रन है उन्होंने कहा है कि अब टियान्यू में कोई भी सीन खड़ा नहीं करना है और अब से जो टियान्यू का 10% ट्रिब्यूट है वो हमें 10% कम मिलेगा, मतलब डिमन स्कीमिंग सेक्ट को कम मिलेगा। और ये सुनकर जी वो ये शॉक्ड हो चुका होता है, वो कहता है क्या। और फिर वैसे ही जो वेनरेबल सी होता है वो उस जेट स्लिप को पीछे फेंकता है और वहां से चला जाता है। और जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि टियान्यू के पास कुछ तो स्मार्ट लोग हैं जिससे कि उन्होंने हेवन टेलिंग सेक्ट को अपने में जोड़ लिया। और अब हमें दूसरी तरफ ब्लैक विंड माउंटेन में दिखाया जाता है और इस समय जो लुवो जुनाई था वो वेनरेबल बाय के ग्रुप को लेकर के जहाँ पर पहले पपेट सोल्जर्स बनते थे वहाँ लेकर जा रहे थे। वहाँ पर कोई भी पपेट सोल्जर बंकर नहीं है बल्कि अब वो रिप्लेस हो गया है स्पार्कलिंग माउंटेन ऑफ क्रिस्टल्स। और तभी जब वो लोग उस बंकर में पहुंचते हैं तभी फिंडियन जो होता है वो कहता है, क्या सेक्रेट स्टोन्स। और वैसे ही वो लुवो जुनाई से कहता है, आखिरकार तुम्हारे पास इतने सारे कैसे हैं। तभी जो लुवो जुनाई होता है वो कहता है, क्या ये बहुत ज्यादा है। जो हमारे ब्रदर जुवो फैन थे उन्होंने हमको दिया था जब हमारे बहुत सारे लोग मारे गए थे और जब हमें बहुत ज्यादा घाटा हुआ था वॉर में, तब जू फैन ने ये सब कुछ हमें दिए थे। और जो ये स्टोन्स होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। जू फैन ने ये कहा था कि हम इनसे अपनी लॉस को रिकवर कर सकते हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को वो भी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। और उन्होंने ये भी कहा था इनकी मदद से सब कुछ जल्दी हो जाएगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि उनका क्या मतलब था और हालांकि इनके कुछ अच्छे उपयोग भी हैं और बस हमने कुछ ही दिनों पहले इन्हें बंकर में डाला था और फिर उसकी वजह से हमारे कुछ रेडियन स्टेज एक्सपर्ट तुरंत ही इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बन चुके थे। और तो और इनका एरेज में यूज करके जो हमारी एरेज है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब फिंडियन लुवो जुनाई की सारी बात सुनता है तो वो कहता, क्या ये मिलियंस ऑफ स्टोन्स हैं। और फिर वैसे लुवो जुनाई के फिंडियन हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लुवो क्लैन हेड हम आपको फॉलो करेंगे। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर के पास ही इतने सारे सेक्रेट स्टोन्स होंगे और इसके क्लोज कोई भी सुपीरियर 3 सेक्ट नहीं आ सकता। इन रिसोर्सेज के साथ में जो हमारी पावर होंगी वो और भी ज्यादा हायर एंड हायर होती जाएंगी। धिक्कार है उस जुवो फैन पर, उसने हमसे झूठ बोला, अपने गरीबी का रोना रोया, वो कंजूस है जबकि वो इतने सारे लोगों को मार सकता था। अगर मुझे पता होता तो डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाने का क्या मतलब था। और फिर वैसे ही सभी लोग लुवो जुनाई को घेर लेते हैं और लुवो जुनाई के साथ अलायंस बनाने के लिए कहते हैं अपनी पूरी जिंदगी भर। और ये सब कुछ देखकर जो लुवो जुनाई था वो भी शॉक्ड हो चुका था। और फिर वैसे ही लुवो जुनाई अपने मन में कहता है, क्या ये खिलौने इतने ज्यादा आकर्षक हैं। और फिर वैसे ही चुपचाप दो फिगर शांति से उस बंकर के बाहर आ जाते हैं और वो लोग सैडनेस के साथ में सन को सेट होता हुआ देख रहे थे। और ये सोंगर और युनचेन होती है। और तभी जो सोंगर होती है जब वो युनचेन को उदास देखती है तो वो कहती है, चिंता मत करो सिस्टर युनचेन, इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स के साथ ब्रदर जुवो का बदला लिया जाएगा। तभी युनचेन कहती है, आखिरकार इसका क्या ही फायदा जब वो वापस ना आ पाए। रोती हुई लुवो युनचेन की इम्पटी आंखों में शाम की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही होती है और डबल ड्रैगन मैनर में चू किनचेन और दो लड़कियां एक ही सूरज को देख रही होती हैं और उनकी आंखें भी अनविलिंगनेस से भरी हुई थी। और फिर वैसे ही उनके सामने वो किंक्यू आ जाता है और वो कहता है, मिस चू क्या आप डबल ड्रैगन मैनर के मेथड से डिससेटिस्फाइड हो? यहाँ कौन नहीं है? ब्रदर जुवो की मौत अनजस्ट है लेकिन हमें डबल ड्रैगन मैनर के रूल को भी ध्यान में रखना चाहिए और इसमें 4 सेक्ट शामिल हैं। फिर ईस्टर्न लैंड और उनकी अशांति से गंभीर समाचार हैं और एग्जाइल्स के पास भी कोई चांस नहीं है। वो लोग भी सबसे पहले वेस्टर्न लैंड को सेट करेंगे। और जब चू किनचेन ये सुनती है तो वैसे वो अपने दांतों को पीसने लगती है बट कुछ भी नहीं कहती है और उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो रखी थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें गहरी अंधेरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैसे ही एक गोल्डन फ्लेम जलने लगती है और वो फ्लेम बड़ी होती गई और फिर एक ड्रैगन का आकार ले लिया जिससे इस अंधेरे स्थान पर एक रोशनी फैल गई। और फिर वैसे ही एक ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज आती है उस गोल्डन फायर से और वो कुछ छोटे छोटे इंसानों की तरफ देख रही थी और वहाँ पर सिर्फ 2 इंसान होते हैं। उनमें से एक येलिंग था जो कि ड्रैगन को ग्रेड किए हुए झुका हुआ था और दूसरा एक बर्फीली लाश थी जो सिर से पैर तक गहरे घावों से ढकी हुई थी। और उस लाश की तरफ देखते हुए ड्रैगन कहता है, क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? देन येलिंग कहता है, यस मास्टर ये वही है और मैं इसको यहाँ ले आया हूँ। और तभी जो वो फायर ड्रैगन होता है आंखें सिकोड़ते हुए येलिंग को देखते हुए कहता है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा ही क्रूर हो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसे लाने और जरूरत पड़ने पर उसे चेतावनी देने के लिए ड्रैगन ब्रीथ पिल का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, न कि उसे इतनी बुरी तरीके से पीटने के लिए कि वो सांस भी ना ले सके। क्या ये पिछली बार का बदला है? लेकिन अगर ये वही है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था तो ये इतनी आसानी से इतना घायल कैसे हो गया और तुम पूरी तरह से
ठीक हो। और ये तो बिल्कुल ही डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो तुमने मुझे बताया था ये तो एकदम उल्टा ही हुआ। तभी ये लिंक कहता है मास्टर क्या मैं इतना ज्यादा तुच्छ हूँ, और मैंने फाइट किया था डबल ड्रैगन गैदरिंग में विथ माई नेम एज अ सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर ऑन द लाइन। एक हार होती है, इसके बारे में इतना ज्यादा नैरो माइंडेड होने की क्या जरूरत है। और इसके अलावा मैं एक बार इससे पहले ही हार चुका हूँ और इसीलिए मेरे पास ऐसा दिल नहीं है कि मैं दोबारा से फाइट करूँ। बट अभी भी उस ड्रैगन की अभी भी एक्सप्लेनेशन मांग रही थी कि आखिरकार इस लड़के के साथ क्या हुआ। और फिर वैसे ये लिंक बताता है मास्टर जब मैं वहां पर गया तो ये पहले से यूनिवर्सल राइटियर सेक्ट से घिरा हुआ था और इसे हंड्रेड्स ऑफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ने घेरा हुआ था। तो तब मैंने यूज किया था ड्रैगन ब्रीथ पिल जिससे कि मैंने उन सबको मार डाला था और फिर मैं इस हाफ डेड बॉडी को यहाँ उठा लाया। तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है हाँ मैं भी देख सकता हूँ कि इस पर हमला हुआ है। और जब वो फायर ड्रैगन नीचे जूफेन की तरफ देखता है तो वो शॉक्ड हो गया और कहता है आखिरकार इसका मास्टर कौन है। इसके पास बहुत सारे इनहेरिटेंस है और इनमें से बहुत सारे इनहेरिटेंस टॉप फिगर्स की हैं जो कि मेरे बराबर ही मशहूर हैं। तभी जो येलिंग होता है वो भी कहता है यस मास्टर जब मैंने इससे फाइट किया था तब मुझे भी लगा था कि इसके पास एक से ज्यादा इनहेरिटेंस हैं जो कि एक पर्सन की नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट में इसके क्योटिक पावर के वजह से मैं इससे नहीं जीत पाया। मैंने मास्टर को शर्मिंदा कर दिया। तभी फायर ड्रैगन कहता है नहीं अगर तुम किसी और से हारते तब तुम मुझे शर्मिंदा करते, लेकिन इससे हारना शर्मिंदा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इस समय जो फायर ड्रैगन का फेस था वो एकदम सीरियस था। इस समय जो येलिंग था वो अपने मन में सोच रहा था कि जो इसके मास्टर जो कि इतना ज्यादा गुस्सा करने वाले थे वो इतनी जल्दी सॉफ्ट कैसे हो गए। क्या एक्चुअली में इन्होंने एडमिट कर लिया है कि जो इनका डिसिपल है वो किसी से कमजोर है। और फिर तभी जो फायर ड्रैगन होता है वो कहता है येलिंग तुमने मुझे कई बार 10 एशियंट एम्परर के बारे में बताते हुए सुना होगा, और हाँ अगर मैं कहीं पर 10 एशियंट सॉवरेन बोलता हूँ तो समझ जाना कि इसका मतलब 10 एशियंट एम्परर है, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब सेम होता है। और यहाँ पर इन्होंने 10 एशियंट एम्परर को 10 एशियंट सॉवरेन बोला है। तो तभी जो फायर ड्रैगन होता है वो कहता है येलिंग तुमने मुझे कई बार 10 एशियंट एम्परर के बारे में बोलते हुए सुना होगा और 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट के बारे में भी और भी शक्तिशाली जीवों के बारे में बताते हुए सुना होगा। अब मैं तुम्हें इसकी इनहेरिटेंस का सोर्स बताऊंगा। तभी जो वो ड्रैगन होता है वो अपने क्लो से जूफेन की आर्मी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है जो इसका ये हाथ है वो आया है सोरिंग किलिंग से। ये पार्ट है रियल सीक्रेट बीस्ट का जो कि बॉर्न हुआ था प्राइमल कियोस से, और ये तुम्हारे लिए एक अलग लेवल पर है जिसे ह्यूमंस और बीस्ट के बीच में बदल दिया गया है। अगर इसे पता होता कि इसका यूज कैसे करना है तो सिर्फ एक पंच तुम्हें बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकती थी और ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ 3 पंचे से झेल सकते थे। और जब ये लिंग ये सुनता है तो वो शॉक्ड में जूफेन के आर्म की तरफ देखने लगता है। ये लिंग ने सोचा था कि जो जूफेन और वो है वो दोनों ही सेम है, मतलब उसने सोचा था कि जो सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपनी बॉडी को सेक्रेट बीस्ट में, सॉरी जो उनकी बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है सेक्रेट बीस्ट के द्वारा। बट अब उसे रियलाइज हो रहा है कि जूफेन के पास तो रियल पार्ट है सेक्रेट बीस्ट का और इससे तो कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। और इस समय ये लिंग फीलिंग डाउन। अभी जो जेलिंग होता है वो कहता है आखिरकार एक सेक्रेट बीस्ट अपने बॉडी पार्ट कैसे ही एक ह्यूमन को दे सकता है, और अगर रिजेक्शन हो जाता तो लाइफ भी जा सकती है। तो क्या ये कहा जा सकता है जो 9 सेरेनिटीज की रिसर्च थी क्या वो सक्सेसफुल थी। और अब जो वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो फायर ड्रैगन होता है वो कहता है यह तय है कि ये 9 सेरेनिटीज का सक्सेसर है और केवल वो बूढ़ा सन की ट्विस्टेड एंड आउटरेजियस मेथड को सहारा दे सकता है। तभी ये लिंक चिल्लाते हुए कहता है क्या उन 10 एशियंट एम्परर्स में से थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर जिसे 9 सेरेनिटीज सोवरेन कहते हैं, मैं यहाँ पर एम्परर की जगह सोवरेन बोलूंगा क्योंकि इसमें वही लिखा है। तभी फायर ड्रैगन कहता है हाँ मैंने इसके डेंटियान में से युवानकी को देखा है और जब मैंने उसे देखा तो मैंने पाया कि ये हजारों चीजों से बना हुआ है। मैंने एक बार सुना था कि 9 सेरेनिटीज ने एक ऐसी स्किल कंप्रीहेंड की है जो हेवन सोवरेन की वॉइड आई के साथ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैटिबल हो सकती है। और अब जाके मैं देख रहा हूँ कि वो कल्टीवेशन मेथड पास किया जा चुका है और इसी की वजह से जो इस लड़के की बॉडी है वो बहुत सारी पावर्स को होल्ड कर सकता है किसी भी क्लैश हुए बिना। और तो और स्पेशली उसने हमारी भी पावर्स को मतलब कि 5 सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को भी होल्ड किया हुआ है। और जो
जो वॉल्टिंग कुनपेंग की केओस फ्लेम है वो इसके स्पिरिट के साथ में मर्ज हो चुकी है। सॉरिंग किलिंग ऑलमाइटी फ्लैश, थंडर फ्यूनिक्स, बरसर्क, पर्पल लाइटनिंग, ये सारी चीजें इसके खून में बह रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो भी शांति से, कोई भी आपस में एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहा है। और अगर इस लड़की की जगह और किसी ने ऐसा किया होता तो इन तीनों ने आपस में क्लैश करके इस लड़की को मार डाला होता। और जब ये लिंग फायर ड्रैगन की बातें सुनता है तो वो कहता है, क्या आप मुझे बता रहे हो कि इसके पास 3 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट की पावर है? और ये लिंग ने भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में जूफेन के अगेंस्ट फाइट करने पर महसूस किया था कि जूफेन के पास एक से ज्यादा इनहेरिटेंस है। बट अपने मास्टर के मुंह से ये बात सुनकर अब वो कंफर्म हो चुका है और ये इसके लिए अभी भी एक शौक से कम नहीं था। और अपने मन में कहता, आखिरकार ये बास्टर्ड कैसा ही है जो इतना ज्यादा लकी है। तभी जो फायर ड्रैगन होता है वो कहता है, 3 सीक्रेट बीस्ट की पावर के बारे में मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर वैसे ही फायर ड्रैगन अपना क्लॉ जूफेन के राइट आई पर ले आता है और अपने क्लॉ से उसकी गोल्डन आई को खोलता है और कहता है, ये लिंग यहाँ पर देखो, इसे याद कर लो। जो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है ये सेक्रेट डोमेन में स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये आई हेवनली सोवरेन की थी, या फिर कह सकते हो हेवनली एम्परर की थी। और वो भी हम लोगों में से एक ही था और वो भी एक ऐसा सेक्रेट बीस्ट था जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था, एकदम हम लोगों की जैसे। और ये सब कुछ सुनकर जो उसका सर होता है वो चकराने लगता है और कहता है, क्या ये हेवनली सोवरेन का सक्सेसर है? तभी फायर ड्रैगन कहता है, एकदम सही, लेकिन इसके पास हेवनली एम्परर की स्किल होने के लिए इस लड़के को उससे जरूर ही अनरिलेटेड होना चाहिए और शायद इसे वो खजाना मिला हो जिसे किलिंग ने चुराया था। और हेवनली सोवरेन को जानकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आएगा कि उसका कीमती कौशल स्किल लीक हो चुकी है। और ये कह करके हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है, जरा सोचो हेवनली एम्परर के ऊपर गुस्सा कैसा ही लगेगा। तभी जो येलिंग होता है चिल्लाते हुए कहता है, 3 सेक्रेट बीस्ट और 2 एम्परर, ये पांचों की क्या पीक इनहेरिटेंस है इसके पास? आखिरकार ये है कौन? तभी फायर ड्रैगन कहता है, इससे आखिरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में ये एक लक्की विनर है। और हाँ येलिंग, मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ है बट तुम जलना मत, इसके पास सिर्फ 5 ही नहीं है बट एक और भी है। और ये कहने के बाद फायर ड्रैगन जूफेन के पेट की तरफ इशारा करता है। वैसे ही एक रोशनी चमकती है और वैसे ही जो ब्लडी बेबी होता है वो जूफेन के पेट से बाहर आकर के ड्रैगन की गर्मी की वजह से स्वॉर्ड में बदल जाता है। और फिर जब वो स्वॉर्ड होती है वो सेक करने लगती है और दोबारा से जूफेन की बॉडी में वापस चली जाती है। तभी ये लिंग कहता है, मास्टर क्या ये स्वॉर्ड है? तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है, नहीं ये एक स्पिरिट है। और फिर दोबारा से ड्रैगन कहता है, एक र्यूमर है अबाउट पैट्रियार्च ब्लड डीमन के बारे में जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वो सेंट स्टेज का अकेला था जिसने ब्लडी इन्फेंट या ब्लडी बेबी को रिफाइन किया था और कोई भी एम्परर स्टेज या फिर सोवरेन स्टेज का बंदा उससे मस नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी जो स्किल थी वो खो चुकी थी और मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इससे यहाँ पर मिलूंगा और इस इन्फेंट बेबी को इस लड़के के अंदर देखूंगा। और इस लड़के ने इसको एक स्वॉर्ड के साथ जोड़ के एक स्पिरिट बना दिया है। हा हा हा, जब ब्लडी इन्फेंट की पावर पहुंच जाएगी सेंट स्टेज तक इस सेक्रेट वेपन का यूज करते हुए, तो जो इसकी पावर होगी तो उस पावर को कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि वो पावर कितनी खतरनाक होगी। और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो आसानी से तब एक एवरेज एम्परर या सोवरेन को आसानी से हरा सकता है। और इस समय जो येलिंग था वो कॉम्प्लिकेटेड लुक से जूफेन की तरफ देख रहा था और देखते हुए कहता है, 6 पीक इनहेरिटेंस, अब ये हेवेंस का फेवरेट है, आखिरकार मैं इसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक है। तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है, मेरी इनहेरिटेंस पाना किसी की भी लाइफ का सबसे बड़ा पल होता है और वैसे भी इतनी सारी इनहेरिटेंस पाने का क्या फायदा, अगर आप उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए तो आपको फिर भी पिटाई झेलनी पड़ेगी। और ये कह करके जो फायर ड्रैगन था वो येलिंग को डांट रहा था और तभी येलिंग कहता है, अगर इसने सबको ट्रेन कर लिया तो तब क्या होगा? तभी जो फायर ड्रैगन होता है वो कहता है, वेल तो फिर इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। येलिंग ये सुनकर के वहां पर खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन फिर फायर ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सोवरेन्स के अल्टीमेट स्किल्स और सेक्रेट बीस्ट की एबिलिटीज मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आती हैं और उन सबको मास्टर करना ऐसे वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम एक ही के साथ रहो जो कि मेरी है। जब तुम फायर ड्रैगन के पास पर चलोगे तब तुम कितना चबाओगे उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा और वैसे भी तुम्हारे अंदर इतनी सहम शक्ति नहीं है। अगर तुम इतने सारे इनहेरिटेंस को पाना चाहोगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। और आखिरी में जो ये लिंग था वो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड होता है और जूफेन की तरफ देखने लगता है और उसकी बॉडी देखने के बाद मास्टर से कहता है, मास्टर जो इसकी बॉडी है वो कोई भी साइन नहीं दे रही लाइफ के, बट जो इसकी सोल है वो शायद सेफ है, शायद सेफ हो सकती है। तभी जो फायर ड्रैगन होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, इसकी जो सोल है वो केओस फ्लेम के प्रोटेक्शन में है और अपने आप ही रिकवर हो रही है, बट जैसे कि ये घायल वैसे वो भी है, बट अभी वो इतनी बेकार नहीं हुई है। और तो और इसके पास ब्लडी इन्फेंट की प्रोटेक्शन भी है और ब्लडी इन्फेंट ने होल्ड किया हुआ है सोर्स ऑफ लाइफ को इस
लड़के की और कितनी देर तक ब्लड इन्फेंट इसके आसपास रहेगा, तो तब तक कि उसकी बॉडी कभी भी नहीं मर सकती। बस इसकी डैमेज बॉडी को रिपेयर होने की जरूरत पड़ेगी बस। और फिर वैसे ही जो फायर ड्रैगन होता है वो अपने एक स्केल को अपनी बॉडी से निकालता है और जूफेन की बॉडी के ऊपर रख देता है और फिर एक झुलसा देने वाली गोल्डन फ्लेम ने उसे घेर लिया चारों तरफ से, जो और भी ज्यादा जलती जा रही थी। और जब येलिंग देखता है तो वो कहता है क्या ये गोल्डन फ्लेम रिफाइनिंग डेसिमेटिंग ड्रैगन स्केल आर्मर है जो जूफेन के साथ हो चुका था। येलिंग इसे पहले भी देख चुका था। ये एकदम वैसा ही था जैसा कि गोल्डन ड्रैगन ने उसे एक बार बचाया था और अब गोल्डन ड्रैगन जूफेन को भी ऐसे ही बचा रहे हैं। और ये देखने के बाद येलिंग कहता है मास्टर आप क्या दोबारा से अपने रिवर्स स्केल का यूज कर रहे हैं और इसकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम का यूज कर रहे हैं, और क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम मेरे जैसा हो जाएगा। तभी उसका मास्टर कहता है आखिरकार तुम क्यों जल रहे हो। और फिर वैसे ही येलिंग का चेहरा फड़क उठा और फिर वो कहता है इससे इस लड़के को 7th पीक की इनहेरिटेंस मिलेगी और जो डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम मेरे पास थी और अब इसके पास भी होगी, लेकिन जो इसके पास है वो मेरे पास नहीं है और इस समय नॉर्मल महसूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मास्टर। तभी फायर ड्रैगन कहता है घटिया बच्चे, आखिरकार इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। क्या तुम वो अकेले कर सकते हो जो मैंने तुम्हें अकेले करने के लिए कहा था। हाँ मुझे पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और जब मेरे पास खुद एक परफेक्ट और स्पेशल मैन आया है और तो और उसके साथ में एक काइंड्रेड स्पिरिट, और अब मुझे इसे बचाने के लिए सब कुछ लगाना पड़ेगा और फिर इसे मजबूत करूंगा ताकि ये मेरा काम पूरा कर सके। तभी येलिंग कहता है किंड्रेड ये क्या है। ड्रैगन कहता है यस किंड्रेड, और ये कह करके ड्रैगन एक बुरे स्माइल करने लगता है और उसकी विशाल आंखों ने अभी भी नीचे आग के गोले को नहीं छोड़ा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है। कोई कहता है 9 सेरेनिटीज, और तभी हमें एक हैजी एरिया में एक धुंधली परछाई को दिखाया जाता है जो कि हैरान होकर देख रही थी आगे की तरफ। सामने देखते हुए कहता है कौन हो तुम और क्या कह रहे हो तुम। बट उस परछाई की आवाज का कोई भी आंसर नहीं आया। आवाजें आती जाती रही। 9 सेरेनिटीज का नाम बार बार आता रहा। उस परछाई ने कुछ और सवाल पूछे लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला और जो भी वहाँ उसके सामने था उसने इस परछाई को अनदेखा करना चुना। जो वो परछाई थी वो बस इस सुनसान जगह पर तैरता रहा एक छाया के जैसे। बट वैसे ही एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर अपीयर हो जाता है। जो उसके कपड़े थे वो इतने काले थे मानो कि रात का अंधेरा हो। बट जो वो उस आदमी का चेहरा था वो पीछे की तरफ था। और तभी जो वो शैडो पहले से खड़ी होती वो पूछती है तुम कौन हो। और तभी जो वो ओल्ड मैन था वो अभी भी साइलेंट था। पर तभी जो वो बूढ़ा आदमी था वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था, जस्ट फ्लोट फॉरवर्ड। वैसे ही जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है रुको, और कहता है अगर तुम आगे जाओगे तो एक ग्रेट बायोंड है, एक ग्रेट मार्ग है, और अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा वापस लौटना कभी भी संभव नहीं होगा। तभी जो वो परछाई होती है वो कहती है ये ग्रेट बायोंड क्या है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हारी आत्मा लुप्त हो जाएगी, फेड हो जाएगी, या फिर कह तो गायब हो जाएगी। और जब वो परछाई इधर उधर देखती है तो उससे धुंध के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। चारों ओर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन जब उसने सामने देखा तो चारों ओर घना अंधेरा था। और ये सब कुछ देखने के बाद उससे पूछता है मुझे कहाँ जाना चाहिए। इस समय जो वो ओल्ड मैन था वो रुका हुआ था बट सडनली कहता है यहीं पे रुको। और जो वो शैडो होती है वो भी अपना सर हिलाती है और मानो कि वो एक बच्चा हो और वो उसका कहना मान रही थी। और उसके सामने चारों तरफ बस घना अंधेरा था। उनके अराउंड कोई भी चीज नहीं थी, बस वो और वो ओल्ड मैन था बस। और फिर वैसे ही दोबारा से एक और आवाज आती है 9 सेरेनिटीज, हम लोग तुम्हारा ही वापस आने का वेट कर रहे थे। एक बार फिर से इस तरह की लंबी आवाजें आई। ये सुनकर जो बूढ़ा आदमी था वो भी कांप उठा। तभी जो वो शैडो होती है वो पूछती है क्या ये तुम्हें बुला रहे हैं। तभी वो आदमी कहता है हाँ। तभी शायद जो शैडो होता है वो कहता है तो फिर आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी वो ओल्ड मैन कहता है वो लोग मुझे नहीं सुन सकते और ना ही वो जवाब देने की हिम्मत कर सकते हैं। मैंने कुछ वादा किया था जिसे मैं पूरा करने में विफल रहा, मतलब पूरा नहीं कर पाया, और अब मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। तभी जो वो शैडो होती है वो अपने आस पास देखती है जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है और फिर कहती है हाँ बिना पाथ के नहीं जाया जा सकता। जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और जो ये शैडो है वो जूफेन है और अब ये लोग थोड़ी सी और बात करेंगे और फिर वैसे ही जूफेन की आंखें खुल जाएंगी। देन वो कहेगा मैं कौन हूँ, फिर वो कहेगा हाँ मैं जूफेन हूँ। और देन वो अपने आसपास ड्रैगन को देखेगा, येलिंग को देखेगा और फिर कहेगा मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ। और फिर जो कुछ भी हुआ था फिर येलिंग उसे बताएगा। और फिर जो वो ड्रैगन है वो जूफेन से फिर अकेले में कुछ बात करेगा। और फिर जो वो ड्रैगन होगा वो जूफेन से पूछेगा कि तुम कौन हो। पहले तो जूफेन बताना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर वो बाद में सब कुछ बता देता है कि वो कौन है, असलियत में क्या है, कि ये उसकी दूसरी लाइफ है, कि कुन पैंग से भी मिल चुका है, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में हुए सब कुछ बता डालेगा। और बस तो जो कुछ भी सस्पेंस वाला था मैंने सब कुछ बता दिया। तो अब डायरेक्ट वीडियो कल आएगी, कल रात को मे बी इतने ही बचे 10-10 बजे।
तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो शैडो होती है वो डार्कनेस की तरफ इशारा करते हुए कहती है तुम वहां जा सकते हो, लेकिन इस ओल्ड मैन ने ये बताया है कि अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो मैं कभी भी वापस नहीं आ सकता और वहां से कभी भी नहीं निकल सकता। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है मुझे अभी वापस जाना है, मैं आगे नहीं जा सकता। और ये सुनने के बाद जो वो शैडो होती है वो थोड़ी देर रुकती है, फिर थोड़ी देर बाद आगे फ्लोट करने लगती है। और जैसे ही वो शैडो आगे बढ़ी उसके पीछे घना अंधेरा छा गया, जिससे उसके पीछे जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो चुका था, मतलब वो पीछे नहीं जा सकता था। तभी वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता है तुम क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मत जाओ। पर जो वो शैडो होती वो कहती बट सही एक रास्ता है। ये कहते हुए जो शैडो थी वो कांप रही थी और वो बूढ़ा आदमी भी कांप उठा था, मानो कि वो डर गया। और जो वो शैडो थी वो बस आगे बढ़ती रही। तभी बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है 1 मिनट रुको, जाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देकर जाओ। शैडो कहती है कौन सा क्वेश्चन। बूढ़ा आदमी कहता है तुम कौन हो। तभी जो वो शैडो होती है वो कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर याद करने लगती है, फिर कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है मुझसे प्रॉमिस करो तुम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना आगे नहीं जा सकते। शैडो ने अपना सिर खुजलाया और अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर वो फिर से उलझन में पड़ गया क्योंकि उसने अनजाने में एक और कदम आगे बढ़ाया और बस ये कह रहा था मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और ये कह करके आगे बढ़ता जा रहा था अनकॉन्शियस में। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है मैंने आप सभी को निराश किया है, मैं वापस नहीं जा सकता। और इस समय बूढ़े आदमी का पूरा शरीर कांप रहा था और दोबारा से कहता है कांपते हुए मेरी आत्मा बहुत मुश्किल से ही टिकी हुई है, यह इतनी कमजोर है कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा है। और फिर हंसते हुए कहता है मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। और जो शैडो थी वो ओल्ड मैन को पास कर गई ये कहते कहते मैं कौन हूँ। और उस शैडो ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था कि ओल्ड मैन भी उसके साथ चल रहा है डीपर इनटू द अबायस। तभी इस धुंधली सी दुनिया में एक चमकती हुई रोशनी चमकी, एक गोल्डन फायर का बहुत बड़ा गोला चमक उठा। और जब वो गोल्डन फायर उस शैडो पर प्रकाश डालती है तो एक जाना माना पहचाना हुआ चेहरा सामने आता है, मानो एक एग्रीमेंट से। फिर उसके माथे पर एक अजूरे फ्लेम आ जाती है जो तुरंत ही उसके पूरे शरीर को ढक लेती है और उसे ह्यूमन शेप्ड अजूरे फायर में बदल देती है। और अभी भी वो बस यही कह रहा था मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन अब जैसे ही उसकी अजूरे फ्लेम उसकी आंखों तक फैली वो चिल्लाते हुए उठा और फिर उठने के बाद कहता है मैं जुओ फैन हूँ, डिमोनिक एम्परर जुओ फैन। और फिर वैसे ही कितना भी डार्कनेस होता है सब दूर हो जाता है और इस समय जितना भी अंधकार था वो सब दूर हो चुका था और उसकी जगह प्रकाश ने ले लिया था। जुओ फैन अब गोल्डन फ्लेम्स की ओर तैरने लगा, लेकिन उसके साथ मिलने से पहले उसने रोशनी से दूर होते हुए बूढ़े को देखा। और फिर जुओ फैन चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो। बूढ़ा आदमी अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही जुओ फैन गोल्डन फ्लेम्स में प्रवेश कर रहा था बूढ़े आदमी की आवाज उसके पास पहुंची, हम फिर मिलेंगे मृत्यु के कगार पर जब तुम मरने वाले होगे, या फिर तब जब हम दाव को प्राप्त करेंगे। हा हा हा। वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है और इस बड़े से एक्सप्लोजन के साथ आग के कड़ चारों ओर उड़ गए और जुओ फैन अपनी आंखों में सुनहरी चमक के साथ मतलब गोल्डन शाइनिंग के साथ आग की लपटों से भरा हुआ बाहर आया। उसका शरीर गोल्डन स्किल से ढका हुआ था जो भयानक गर्मी छोड़ रहा था, जो कि किसी चीज को भी मेल्ट कर सकता था। तभी कोई कहता है लड़के फाइनली तुम वापस आ ही गए। जुओ फैन अभी भी उस सब से बाहर था और जब उसने एक आवाज सुनी उसने चौंक कर अपना सर, वैसे ही वो हैरान होकर अपना सर घुमाता है और देखता है एक विशाल ड्रैगन का सर जो कि डरावनी आंखों से उसे ही देख रहा था। गोल्डन फ्लेम्स इतनी तेज जल रही थी कि उसके आसपास की जगह बेकार हो गई। वैसे जुओ फैन चिल्लाते हुए कहता है 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट में से एक ग्रेट सीक्रेट बीस्ट डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर, क्या मैं इन्फर्नल गॉर्ज में हूँ। ड्रैगन कहता है हा 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 बच्चे तुम सही कह रहे हो, ये मेरा डोमेन है, तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। ड्रैगन एंसेस्टर ने तीखी हवा की लहर छोड़ी जिससे जुओ फैन पीछे हट गया। जुओ फैन उलझन में था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये लिंग ने उसके मन की बात पढ़ ली, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जब तुम यूनिवर्सल राइटिस्टिक से लड़ रहे थे तब तुम अपनी लाइफ के कगार पर थे, तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों ही बहुत ठंडी हो चुकी थी और सिर्फ मेरे मास्टर ही तुम्हें बचा सकते थे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और जब जुओ फैन ये लिंग को देखता है तो वो कहता है ये लिंग तुम। और फिर वैसे ही जुओ फैन को सोचता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है वो लड़कियां कहाँ हैं, वो कैसी हैं। तभी जो जेलिंग होता है वो जुओ फैन से कहता है आखिरकार तुम्हें कब से किसी की चिंता होने लगी। जुओ फैन चिल्लाते हुए कहता है बस तुम मुझे ये बताओ क्या वो ठीक है। येलिंग कहता है वो ठीक है, जब मैं आया तो केवल तुम ही लड़ रहे थे, यूनिवर्सल राइटियर्स सेक्ट के सैकड़ों लोगों को रोक रहे थे, मैंने तुम कर उपकार किया और मैंने उन सबको मार डाला और फिर कोई भी उनका पीछा करने वाला नहीं बचा था। और जब जुओ फैन सुनता है तब वो एक राहत भरी सांस लेता है। तभी जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो जुओ फैन से पूछता है क्यूरियोसिटी में लड़के क्या वो तुमसे रिलेटेड हैं। तभी जुओ फैन कहता है ड्रैगन एंसेस्टर उनमें से मेरी एक वाइफ थी। तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो कहता है लड़के मेरी वार्निंग ध्यान से सुनो, उनसे सारे संबंध तोड़
दो। तुम्हें पता नहीं है कि उनकी वजह से तुम इतनी गहराई में डूब गए हो। अगर तुम सच में अपनी पत्नी की परवाह करते हो तो उससे दूर रहो। और फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी ड्रैगन कहता है येलिंग से, येलिंग तुम बाहर जाओ, मुझे इस लड़के से अकेले में कुछ बात करनी है। और फिर वैसे ही येलिंग उस इन्फर्नो से बाहर निकल जाता है और जो इन्फर्नो होता है वो दोबारा से एक बार वैसे ही हो जाता है। तभी जूफेन कहता है अभी ये हो क्या रहा है और तुम्हारा वो कहने का मतलब क्या था। और इस समय जूफेन को कुछ अनईजी सा लग रहा था। तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो कहता है इससे पहले कि मैं जवाब दूं तुम्हें पहले मेरे साथ ईमानदार होना पड़ेगा। कौन हो तुम? इतनी कम उम्र में होने के बावजूद तुम्हारे पास इतनी महान इनहेरिटेंस क्यों है और इतनी सारी कैसे हैं? जूफेन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये उसका सबसे बड़ा रहस्य था और ऐसा कुछ नहीं था जिसे बताया जा सके। ड्रैगन कहता है बात करो नहीं तो एक दिन पछताओगे। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जूफेन हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसने इस बातचीत में सभी आधार खो दिए थे। ऐसा नहीं है कि इससे कोई खास फर्क पड़ता है। वोल्टिंग कुनपेंग ने उसे समझाने के लिए कहा और अब इस ड्रैगन एंसेस्टर से बात करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो जानना चाहता था कि ड्रैगन एंसेस्टर उसे चुकिनचैन से क्यों अलग रखना चाहते हैं। इसीलिए जूफेन ने अपने दोनों जीवन के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें कुनपेंग के साथ उनकी मुलाकात, कैसे उसने कुनपेंग से रिक्वेस्ट की थी सीक्रेट बीस्ट को फाइंड करने के लिए, सब कुछ बता दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर कहता है लड़के सही में तुमने कुछ अलग ही सर्कमस्टांसेस को झेला है और तुम्हें जरूर ये भी पता होना चाहिए जो तुम्हारे पास इस सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटेंस है वो पाना कुछ लोगों का जीवन भर का सपना होता है और तुमने तो सबको अपने लिए ही ले लिया। हा हा हा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, खासकर और 9 सेरेनिटीज के स्किल्स के लिए। और यहाँ तक कि मुझे भी ऐसे कौशल के लिए प्रशंसा दिखानी चाहिए। तभी हंसते हुए जूफेन भी अपना सर हिलाता है और जूफेन भी 9 सेरेनिटीज के बारे में ऐसा ही सोचता था। पर तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो अपनी टोन को चेंज कर लेता है और कहता है बच्चे तुम्हारे साथ बहुत अच्छी किस्मत होने के बावजूद जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब यह तुम्हें धोखा देती है। तुम उस बूढ़े कुनपेंग के जाल में फंस गए हो और अब तुम हमारे साथ फंस गए हो। तुम्हारा जीवन डर के साथ में ही बीतने वाला है और कांस्टेंट डिस्पायर में तुम्हारा जीवन अगले ही पल खत्म हो सकता है। ये सुनकर जूफेन का दिल कांप उठा और जूफेन पूछता है ये कहाँ से आया। ड्रैगन कहता है द एशियन पीरियड। और फिर जो ड्रैगन होता है वो एक हीट वेव छोड़ता है और फिर वैसे ही जो जूफेन का शरीर होता है वैसे ही हिल जाता है, शेक होने लगता है। जैसे ही वो आसमान की ओर देखता है तो तब वो एक अकेले फिगर को देखता है। और फिर जो ड्रैगन होता है वो बताता है प्राइमल क्यूज के टाइम पर जब अर्थ और हेवन ने शेप लेना शुरू किया तो हम पैदा हुए 5 प्राइमल एबिलिटीज के साथ में और जहाँ भी हम गए जानवरों ने हमें किंग के रूप में देखा और मनुष्य हमारे तक पहुँचने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थे। लेकिन हम 5 महान पवित्र जानवर केवल एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते थे और हमने डुअल किया केवल ये जानने के लिए कौन इस पूरे वर्ल्ड में रूल कर सकता है और कौन सुप्रीम है। लेकिन वो लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। इंसानों के प्रति उपेक्षा इतनी गंभीर थी, हम उन्हें नाश्ते के अलावा कुछ नहीं समझते थे। इस तरह हमने अगले कुछ लाखों साल बिताए, हमेशा लड़ते रहे और कभी जीत नहीं पाए। किसी एक को चुनने में हम लोग असमर्थ थे और कोई भी रूलर सेटल नहीं हुआ। और वो कुनपेंग ओल्ड गीजर शायद जो उसके जेंटल फ्लेम होती है वो हार्मोनाइज कर सकती जिन और जैन को। इसका कुछ कारण था क्योंकि वो बहुत चालाक था और उसने कुछ ऐसा किया था कि जो चारों सीक्रेट बीस्ट थे वो लोग उसे एक फ्रेंड के जैसे देखते थे, बट वो एक लीडर बनने से बहुत ज्यादा ही दूर था सीक्रेट बीस्ट का। क्योंकि हम लोगों में से कोई भी कमजोर नहीं था, हम सभी लोग समझो इक्वल ही थे। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है जो सीक्रेट बीस्ट होते हैं वो बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं, वो एकदम जंगली जानवर जैसे होते हैं। जब तक उन्हें पीटा ना जाए वे बस नहीं सुनेंगे। उपदेश देना और चिकनी चुपड़ी बातें करना व्यर्थ था। तभी ड्रैगन कहता है लेकिन एक दिन हमारे नॉलेज के बायोंड जो हमारे केयर फ्री डेज थे वो खत्म हो चुके थे और जिन मनुष्यों को हमने इतना अनदेखा किया था उनमें 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे। उन्हें दुनिया के कामकाज की गहरी समझ थी। उन्होंने ऐसी रिमार्केबल स्किल्स बनाई जिनमें हमारी ताकत से मुकाबला करने की शक्ति थी। इस हद तक कि सिर्फ 3 लोग ही हमें हराने में सक्षम थे और फिर बाद में ये 10 मेंबर 10 एशियन सोवरेन बन गए और उनके पावर्स को कहते थे द 10 पाथ्स टू हेवन। वो दुनिया को तोड़ सकते हैं और सब कुछ जब्त कर सकते हैं। और उनके बताने पे दुनिया ने दाव पे चलना शुरू किया और दाव को समझना शुरू किया, कल्टीवेशन शुरू की और मजबूत हुए। अनगिनत एक्सपर्ट्स प्रमुखता पर पहुंचे लेकिन दुनिया में सीक्रेट बीस्ट का दबदबा कम होने लगा। उन्हें जंगलों और पहाड़ों पर वापस ढकेल दिया गया और तब हमें एहसास हुआ कि हेवन इम्पार्शियल है, जबकि जो हमारी पावर थी वो बहुत ज्यादा ही अद्भुत थी। लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं थी। चाहे सीक्रेट बीस्ट हो या फिर स्पिरिचुअल बीस्ट, कोई भी दिल के रहस्यों को नहीं समझ सकता था, जिससे हमारी एडवांसमेंट ब्लॉक हो गई। मानवता कमजोर थी लेकिन बहुत तेज भी थी। जिसके पास टॉप पर पहुंचने का मौका था, खासकर वो 10, वो इस दुनिया के शक्ति के शिखर बन गए, पावर के पीक पर पहुंच गए। और तभी दोबारा से ड्रैगन एंसेस्टर जूफेन से कहता है वैसे लड़के क्या तुम्हारे पास पेट
पैट्रियार्च ब्लड डीमन ब्लडी इन्फेंट भी है क्या? ये उधार ली गई शक्ति है जो तुम्हें कभी पीक पर नहीं पहुंचने देगी। और क्या तुम जानते जो पैट्रियार्च डीमन ब्लड था वो सेंट स्टेज पर क्यों फंस गया था और सॉवरेंस उसे अवॉइड क्यों कर रहे थे? क्या तुम ये जानते हो? तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड तुम सोकर नहीं उठ पाओगे, वो आ जाएगा। और अभी 6 चैप्टर ऐसे ही जूफेन और ड्रैगन के बीच में बात चलने वाली है, तो समझ लो 2 एपिसोड और अभी ऐसे ही इनके बीच में बात होने वाली है। तो ये वाला एपिसोड तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आ सकता है क्योंकि बीच बीच में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, तो बस मैंने कैसे ना कैसे करके बस इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और तो और कल मैं 4 बजे सोया था और फिर सुबह ही 8:30 बजे उठ गया था और तब से मैं नहीं सोया और इसीलिए मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जैसी वीडियो बनी है बस देख लो, समझ में आए चाहे ना आए, तो सिर्फ आज एडजस्ट कर लो। और अब मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो अब देखो एंजॉय करो। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जूफेन होता है वो कहता है क्योंकि यह ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो दिखावा कर रहा था और सॉवरेन स्टेज तक पहुंचने से पहले ही मारा गया। और जूफेन का आंसर सुन के जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन होता है वो जोरों जोरों से हंसने लगता है और फिर मॉक करते हुए कहता है तुम भी अफवाहों पे भरोसा कर रहे हो बच्चे। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट कितना ऊंचा उठेगा अपने जीवन को उतना ही संभाल कर रखेगा। कल्टिवेशन में आगे बढ़ने के लिए एजेस लग जाती है, आखिरकार कौन ही दिखावा करेगा, यह जानते हुए कि वो सेंट स्टेज में है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अगर वो सॉवरेन के अगेंस्ट जाएगा तो वो एक आत्महत्या होगी। तभी जूफेन अपने मन में सोचता है सच है, अगर मैं पैट्रियार्च ब्लड डीमन की जगह होता तो सॉवरेन स्टेज में पहुंचना फ्लेक्स करने की तुलना में कई गुना ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता। तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है इसीलिए हेवंस के 10 पाथ्स इनफिनाइट हैं और सभी का हिसाब है, एक को राइज करने के लिए दूसरे का गिरना जरूरी है। और यही रीजन है कि पैट्रियार्च ब्लड डीमन हमेशा खतरे में रहता था, सॉवरेन्स को चैलेंज करता था, जो उसके डाउनफॉल का अंत भी बना। और तुम एक्स डिमोनिक एम्परर सेक्रेट डोमेन के होने की वजह से हमारे पास ब्रॉडर हॉरिजॉन होना चाहिए। और क्या तुमने कभी गौर नहीं किया कि दुनिया की सारी स्किल्स और हौसलों की जड़ें इन 10 पाथ पर ही हैं? और ये सब कुछ सुनने के बाद जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही कांपने लगा था और फिर अपने मन में कहता है इसका मतलब। तभी ड्रैगन कहता है एकदम सही, जब तक 10 सॉवरेन्स जीवित हैं भले ही ह्यूमंस कल्टीवेशन करते रहें वो कभी भी हायर लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये वर्ल्ड कांस्टेंट है, ये बैलेंस्ड है, इसे बनाए रखने के लिए एक समय में अल्टीमेट एक्सपर्ट्स की संख्या पर एक सीमा निर्धारित की गई थी और हेवंस के 10 पाथ बैलेंस में हैं। यही कारण है कि एक तभी ऊपर उठ सकता है जब दूसरा गिर गया हो, सब कुछ उनके अराउंड घूमता हो। तभी जूफेन ये सुनने के बाद डिक्लाइन करते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और कहता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कल्टिवेटर्स सेंट स्टेज में ही फंसे हुए हैं या फंस गए हैं? ड्रैगन कहता आवश्यक रूप से नहीं, मैंने पहले ही कहा था अगर एक गिरता है तो दूसरा उठ सकता है। ह्यूमैनिटी दाव को समझने के लिए कल्टीवेशन करती है, पीक तक पहुंचने और दुनिया के प्रकृति की दिखने की बिंदु तक। और ज्यादातर कल्टिवेटर्स वो उन 10 पाथ के द्वारा तुम्हें हमेशा के लिए गिरा देते हैं और तुम्हारा फ्यूचर कट ऑफ कर देते हैं। बट इनसाइड गेनिंग के द्वारा इन 10 के पाथ के आउटसाइड, मतलब अगर तुम इन 10 के पाथ के अलावा इनसाइड को गेन कर लेते हो तो तुम अपने आप में एक कम्प्लीटली सॉवरेन बन जाओगे। फिर जैसा कि हेवन चाहता है एक के राइज होने के बाद दूसरे का गिरना तय है। और जब पैट्रियार्च ब्लड डीमन ने चैलेंज किया था सॉवरेन को तो इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे भरोसा था कि जो उसका पाथ है वो इनसे अलग है और एक न्यू पाथ उन 10 सॉवरेन में से एक सॉवरेन को उसकी सीट से गिरा सकता था। लेकिन वो गलत था, दुर्भाग्यशाली था, क्योंकि ब्लड नहीं डिमोनिक ब्लड पाथ 9 सेरेनिटीज के पाथ के अंदर आता था और इससे उसे अपने बाकी के जीवन के लिए सेंट स्टेज में बांध दिया गया। उसका ब्लडी इन्फेंट अद्भुत था हाँ, लेकिन ये केवल सिर्फ एक स्किल थी, जबकि उसकी कल्टीवेशन कभी भी उन 10 सॉवरेन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकती थी। तभी जूफेन अपने मन में कहता इसीलिए इन सालों में नहीं कई सालों से इन 10 सॉवरेन के अलावा कोई और सॉवरेन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि जब 10 सॉवरेन नहीं थे तो भी सॉवरेन स्टेज में पहुंचने से पहले अपने पाथ को अच्छी तरीके से कंप्रीहेंड करना चाहिए, तब जाके सॉवरेन स्टेज में राइज करना चाहिए। और इस वर्ल्ड में शायद ही किसी के पास ऐसी योग्यता हो। देन दोबारा से जूफेन अपने मन में कहता है मेरे मास्टर एल्डर युआन के पास हाइट के पाथ को कंप्रीहेंड करने की ज्यादा चांसेस है, लेकिन ये शर्म की बात है कि उनके एप्टीट्यूड में कमी है। लेकिन उनकी कल्टीवेशन स्टेज को छोड़कर उनकी जो इनसाइड की गहराई है वो बहुत ज्यादा है। तभी जूफेन अपना सर हिलाते हुए कहता है सॉवरेन तक पहुंचने का जो पाथ है वो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। और तभी हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है। जो ड्रैगन होता है वो जूफेन को ध्यान से देख रहा था और फिर मुस्कुराते हुए कहता है बच्चे तुम्हें लगता है कि ये कठिन है, फिर से गलत। हमारे लिए 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट और 10 सॉवरेन के लिए सॉवरेन स्टेज पास्ट में है। हम सभी को असलियत में इस बात
बात की परवाह है कि सॉवरेन स्टेज में भी हम सभी वर्ल्ड के खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं है, लगातार खतरे में हैं और सही मायने में दुनिया पर हावी होने में असमर्थ हैं। हेवन के 10 पाथ भले ही कठिन दिखे लेकिन वो भी खतरों से बचे हुए नहीं हैं, इसीलिए हम लोग हायर स्टेज में पहुंचना चाहते हैं। ये वही है जो ग्रेट इवेंट्स की नेक्स्ट सीरीज लाया और तो और इसमें तुम्हारा भाग्य भी शामिल होता है। कांपते हुए जुवे फैन के एक्सप्रेशन भारी हो गए और अब वो एक्सप्लेनेशन के लिए वेट कर रहा था। ड्रैगन कहता है ह्यूमैनिटी फोकस करती है इनसाइट के ऊपर और उनको एडवांस होने के लिए उन्हें स्टेजेस को पार करना होता है और जो सीक्रेट बीस्ट होते हैं वो पावर पर निर्भर रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है और यह अब तक का सबसे भयानक युद्ध की जड़ बन गया है। और जब ड्रैगन ये कह रहा था तब उसकी आंखें चमक उठी और वो अपने नुकीले दांतों को पीसते हुए कहता है सॉरी और अपने ब्लड लस्ट को शो करते हुए कहता है जितने भी ह्यूमंस होते हैं सभी लोग एडवांस होने के लिए किसी न किसी रास्ते को ढूंढा करते हैं लेकिन लगभग कोई भी सफल नहीं हुआ। लेकिन 2 सोवरेन और एक बीस्ट के अपने आइडिया थे। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली सोवरेन था जो कि मोस्ट डिवियस 9 सेरेनिटीज था और सबसे बेईमान बूढ़ा कुनपैंग थे। अगर वो नहीं होता तो थंडर फिनिक्स को हेवनली सोवरेन के कठोर अटैक को नहीं सहना पड़ता। तभी जूफेन कहता है क्या हेवनली सोवरेन ने थंडर फिनिक्स को हट किया? तभी ड्रैगन कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि पर्पल लाइटनिंग जैसी गोल्डन आई कैसे बनी? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और इन तीनों में से हर एक के पास सोवरेन स्टेज पर काबू पाने का अपना खुद का अलग तरीके थे और हेवनली सोवरेन इस चीज को अपनी डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड का यूज करके करना चाहता था जो कि सब कुछ कंटेन करती थी। हर एक चीज को पेश की गई पूरी दुनिया को अपने पास रखकर वो सुप्रीम रूलर बन जाएगा। 9 सेरेनिटीज सोवरेन्स ने सोचा कि सभी चीजों का एक ही सोर्स है वर्ल्ड का दाव, वर्ल्ड की पावर का उपयोग करके क्या आप इससे सब कुछ नहीं पा सकते? अपनी समझ के माध्यम से हर एक ने शासन किया, रूल किया। अभी जूफेन भी अपना सर हिलाता है और अपने मन में कहता है ये जरूर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का सोर्स होगा और वो सेम 9 सेरेनिटीज सोवरेन उन्हें कभी भी चांस नहीं मिला होगा इस आर्ट को ट्रेन करने का क्योंकि ये आर्ट लापता हो गई थी। तभी ड्रैगन दोबारा से कहता है जहाँ तक कुनपैंग का सवाल है, अब ड्रैगन एंसेस्टर था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था कुनपैंग का नाम लेकर के और दोबारा से कहता है अगर मैं सही बताऊं तो वो हमारे चारों सीक्रेट बीस्ट की पावर को लेना चाहता था, हमें प्राइमल कियोस में वापस लाकर और फिर वो एक सीक्रेट बीस्ट से आगे निकल जाएगा और फिर वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तभी जूफेन कहता है क्या 5 सीक्रेट बीस्ट की पावर को कंबाइन करके? जूफेन शॉक्ड हो चुका था और अब जूफेन कुनपैंग के भी मारेगा और जूफेन इसके बारे में सोचते हुए जूफेन ने भी किसी समय इस चीज के बारे में सोचा था लेकिन वो पहला नहीं था और कुनपैंग ने इसका एशियन टाइम पर आविष्कार किया था और अगर उसने पहले से ही चारों को एक साथ नहीं रखा होता तो जूफेन ने कुनपैंग को पागल करार दे दिया होता। 5 एक्सट्रीम पावर्स एक दूसरे से टकरा रही हैं। ये एक चमत्कार होगा अगर आप अभी भी कहानी सुनाने के लिए जीवित होते, लेकिन उस प्रोसेस के गुजरने के बाद वो जानता था कि जो रिजल्ट होगा वो 5 सीक्रेट बीस्ट की पावर के बायॉन्ड होगा। इतना ही नहीं वो दूसरे रियाल में होगा। कुनपैंग के इरादे भले ही संदिग्ध थे लेकिन इस रास्ते से उम्मीदें जागी। जहाँ तक सफलता की बात है तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो इन शक्तियों को कैसे संभालता है। और तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो उदासी में कहता है जब से 10 सोवरेन आए हैं हम मानवता को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य धोखेबाज है, एकदम ही स्पिरिचुअल बीस्ट से अलग है और 10 सोवरेन के बीच में आने के लिए हमने अपने बीच सबसे चतुर सीक्रेट बीस्ट कुनपैंग को चुना और हमारे पास चालाक कुनपैंग को जानने का कोई भी तरीका नहीं था और वो मीडिएट किया करता था हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स को, लेकिन वो ह्यूमंस माइंड्स के द्वारा करप्ट हो चुका था। और ये टेस्ट करने के लिए कि 5 पावर्स को कंबाइन किया जा सकता है उसने वर्ड क्रैशिंग एरे बनाई जिसका इस्तेमाल 5 सीक्रेट बीस्ट कर सकते थे। वो झूठ बोलकर हमारे पास आया कि ये 10 सोवरेन का मुकाबला करने के लिए है और जिस दिन एरे का इस्तेमाल किया गया चाहे 5 पावर कितने भी मजबूत क्यों ना हो एक साथ जुड़ने का कोई भी संकेत नहीं था। निराश होकर उसने सोचा कि पावर अभी भी हमारे अंदर है और इसीलिए सही तरीके से फ्यूजन नहीं हो पाया था, इसीलिए उसने हेवनली सोवरेन की मदद मांगी। पहला शिकार तो थंडर फिनिक्स निकला और जब जूफेन एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और फिर कहता है इसका मतलब यंग सेंजी बहुत बड़े खतरे में है। और जूफेन को पहले से ही कुनपैंग के ऊपर डाउट था लेकिन क्योंकि उसने अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था इसीलिए उसने अपने गार्ड को डाउन कर लिया। लेकिन जब अब ड्रैगन एंसेस्टर के मुंह से जब ये बात सुन रहा है जूफेन कि कुनपैंग का गोल क्या है तो अब उसका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है और गुस एंटोन को उसको चार्ज में देना उसे एक चांदी की थाली देने जैसा था। तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है चिंता मत करो वो बूढ़ा पागल बच्चे को नहीं छुएगा, वो अभी भी बड़ा हो रहा है, दुनिया की सारी शक्तियां अभी संतुलन में है, छोटा सा किलिंग शुरू में उसकी भूख को कम नहीं करेगा और अभी उसके प्लान को पूरा होने में बहुत देर है और वैसे भी अभी उसे इसे हासिल करने का सही तरीका नहीं मिला है। और जब ड्रैगन के मुंह से ये सारी बात सुनता है तब जूफेन एक लंबी सी सांस लेता है। बट इसके अलावा जूफेन अभी भी यंग सेंजी की चिंता कर रहा था क्योंकि यंग सेंजी अभी भी उसके पास है। और तभी
जो ड्रैगन होता है वो दोबारा से कहता है, खासकर जब उसने आपको हमें बचाने के लिए आने के लिए कहा तो उसने एक सुंदर तस्वीर पेश की। यह सभी के लिए स्पष्ट है कि आपका इमेच्योर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड कोई भी बचाव नहीं कर सकता और इसका मतलब शांति बनाना था क्योंकि हम सभी का एक ही दुश्मन है। तभी जूफेन कहता है हेवनली सोवरेन, और इस समय मानो कि जूफेन का दिल रुक सा ही गया हो और इस समय जो ड्रैगन एंसेस्टर का जो मूड होता है वो हैवी हो जाता है और फिर वो कहते हैं हाँ, जब वो कुनपेंग अलायंस बनाने के लिए गया था उसके पास हेवनली सोवरेन के पास, तो उसकी लाइफ की वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जो हेवनली सोवरेन के जो एम्बिशन थे वो बहुत ज्यादा ही बड़े थे। थंडर फिनिक्स की बरसर्क पर्पल लाइटनिंग चुराने के बाद वो पलट गया। हेवनली सोवरेन एक घमंडी व्यक्ति है जो अपने से नीचे सभी लोगों को, यहाँ तक कि हमें भी, सेक्रेट बीस्ट मानता है, लेकिन वो हमारी शक्तियों से डरता था, खास तौर पर तब थंडर फिनिक्स की, जिसे कच्ची शक्ति की नाशकारी शक्ति के रूप में जाना जाता था, पांचों में सबसे भयानक। अगर उसने पर्पल लाइटनिंग अपने लिए ले ली तो दुनिया में कभी भी उसकी दिव्य आग से बच नहीं सकता, कोई भी चीज नहीं बच सकती। उन्होंने कुनपेंग के साथ काम किया लेकिन केवल अपने लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए, और जब एक बार उन्होंने अपना टेस्ट कर लिया तो वो अपनी असली योजना पर काम करने लगे जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल थी। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब वीडियो कल सुबह आएगी, मतलब कि 19 तारीख को। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ड्रैगन एंसेस्टर कहता है तुम डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के इनहेरिटर होने के बावजूद इसकी पावर को नहीं जानते हो। तभी जूफेन गेस्ट करता है एक न्यू वर्ल्ड। ड्रैगन एंसेस्टर कहता है यस, वो एक इंटायरली न्यू वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती है और उसमें हर एक चीज वैसे ही मूव करेगी और तुम वहाँ के सुप्रीम रूलर बन सकते हो। और अब ड्रैगन एंसेस्टर एक गहरी सांस लेते हुए डर के संकेत को देते हुए कहते हैं ये बिना किसी डाउट के कहा जा सकता है ये इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। उसकी आंखों में हर एक चीज होगी और हम कैटल्स के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएंगे, या इससे भी बदतर हो सकता है। वो सोवरेन स्टेज के आगे जाने के लिए इस पूरी दुनिया की पावर का यूज करने की कोशिश कर रहा है और जो सेक्रेट बीस्ट हैं वो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरे सोवरेन भी इसके अगेंस्ट जाएंगे और इससे 10 एशियन सोवरेन के बीच में एक महान युद्ध की स्थापना हो सकती है, सॉरी हो गई थी। इससे बहुत सारी लैंड तबाह हो गई थी जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा ही असर पड़ा। और चाहे हेवनली सोवरेन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो और उसे भी अपने आप पर भरोसा नहीं था कि वो इनसे जीत सकता है, और ये मेक श्योर करने के लिए जो उसकी अल्टीमेट माइटी स्किल थी वो रिवील ना हो जाए, तो उसने एक इम्पार्टिंग स्टोन का यूज किया और अपनी उसी अल्टीमेट स्किल को एक रियाल में छुपा दिया। और इसके बारे में पता चलने पर हमने उससे चुराने और उसकी कमजोरियों की पता लगाने की कोशिश की, बट फिर वैसे ही हेवनली सोवरेन ने हमारे प्लान को नोटिस कर लिया और फिर गुस्से में आकर के उसने हम चारों सेक्रेट बीस्ट का शिकार करना शुरू किया। अपनी आंख की शक्ति से उसने हमें फंसाने के लिए एक मॉर्टल डोमेन बनाया। एसेंस में जो मॉर्टल डोमेन है वो हेवनली सोवरेन का प्रिजन है और हम कैदी हैं। हमारे ऊपर हर दिन बरसर्क लाइटनिंग के द्वारा हमले किए जा रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी स्किल किलिंग ने ले ली है। हा हा हा। और ये कहकर ड्रैगन एंसेस्टर हंसने लगते, लेकिन उसकी खुशी में आंसू थे। ग्रेट सीक्रेट बीस्ट को सिर्फ एक आदमी के द्वारा फंसाए जाना ये एक शर्म की बात नहीं थी, बट एक ह्यूमिलेशन थी, और इसीलिए जो वो सोवरेन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोवरेन है। इसी रीजन के लिए जब जूफेन ने ड्रैगन एंसेस्टर की ये सारी बातें सुनी तो उसकी बोलती ही बंद हो गई, और हर सेक्रेट डोमेन के निवासी ये मानते थे कि इस वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट रंग नेचुरली बना है। लेकिन अब जूफेन को पता चला है कि ये मॉर्टल डोमेन इन सेक्रेट बीस्ट को फंसाने के लिए बना है। और फिर वैसे ही जूफेन अपने मन में कहता है आखिरकार वो कैसी शक्ति है, और क्या ये दुनिया का रूलर होने जैसा नहीं है, और क्या ये एक सोवरेन की पावर है। और फिर वैसे ही जो ड्रैगन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है हेवनली सोवरेन इस वर्ल्ड का पीक है। और इस सब के बाद हम लोग मॉर्टल डोमेन में बस ऐसे ही भटकते रहे, हर दिन कष्ट सहते रहे, और इस बात से बेखबर कि एन सोवरेन का युद्ध किस प्रकार से चल रहा था। और फिर 10 सोवरेन रातों रात गायब हो गए। अफवाहें कहती हैं कि वे लड़ते लड़ते मर गए। सॉरी, ये जूफेन कह रहा था। फिर तभी ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं क्या वो गिर गए? मुझे मत हंसाओ, माना कि दूसरे लोग गिर सकते हैं, लेकिन हेवनली सोवरेन का क्या, इस प्रिजन का क्या ये अभी भी वैसे ही खड़ी नहीं है? तभी जूफेन डिसबिलीफ में कहता है क्या मॉर्टल डोमेन तब तक रहेगा जब तक कि हेवनली सोवरेन जिंदा रहेगा? ड्रैगन एंसेस्टर कहता है मैं भी श्योर नहीं हूँ, और ये मॉर्टल डोमेन कुछ ऐसा था जिसे उसने अपनी आंखों से बनाया था, और मुझे भी नहीं पता कि उसके मरने के बाद ये गायब हो जाएगा या फिर नहीं, लेकिन मैं अभी भी इस दुनिया पर उसकी पैनी नजर महसूस कर सकता हूँ, यह देखने के लिए कि क्या हम अभी भी पर्पल लाइटनिंग के हमले के अधीन हैं। अभी जूफेन कहता है क्या हेवनली सोवरेन अभी भी क्या इस दुनिया पर नजर रख रहा है? ड्रैगन कहता है शायद नहीं देख रहा हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ उसकी हथेली में है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर अपने
दांतों को पिसते हुए कहता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी इमेजिनेशन में नई दुनिया बना सकते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ के लोग उसी पर निर्भर हैं और इस दुनिया के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। वो इस वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड जैसा है जो स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स पर दबाव डालता है। बच्चे, तुम सेक्रेट डोमेन से आए हो, लेकिन क्या तुमने कभी सुना है कि कोई मोर्टल डोमेन से सेक्रेट डोमेन तक पहुंचा है? तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मैंने इसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन जो मोर्टल डोमेन की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा थिन है और इसे कठिन बनाती है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, इस मोर्टल डोमेन में, मतलब कि कह सकते हो हेवनली सोवरेन के वर्ल्ड में, सिर्फ कल्टीवेशन ही सप्रेस नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई यहाँ से छोड़कर जा भी नहीं सकता। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग जीनियस आ जाता है तो तब हेवनली सोवरेन का गुस्सा उस पर हावी हो जाएगा, उसे खत्म कर देगा। और ये आखिरी में ये जगह एक टेस्ट है हेवनली सोवरेन की न्यू दुनिया के लिए। वो इस दुनिया का प्रभु है और हम बस यहाँ पर पॉपुलेशन फैलाने वाले छोटे छोटे से पीक। और इस समय जो ड्रैगन ने डिक्लेयर किया था, जूफेन को सब चीजों पर विश्वास करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, मतलब बहुत मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था। और फिर कहता है, ये हेवनली सोवरेन तो गॉड लाइक है, ये किसी भी एक्सपर्ट से बायोंड है। तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है, गॉड में भी पावर नहीं है कि वो वर्ल्ड के लॉज को फॉर्म कर सके, क्रिएट कर सके, बट इस मोर्टल डोमेन में जो हेवनली सोवरेन है वो एक टेंटा माउंट के समान है। इस दुनिया की हर एक चीज उसके अकॉर्डिंग चलती है और ये डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट एबिलिटी है, एक नई दुनिया। जूफेन वहीं खड़ा था और ये सोच पाने में असमर्थ था कि 10 एशियन सोवरेन के पास की इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है, जबकि पहले उसने कभी उन्हें नहीं देखा था। हालांकि एशियन ड्रैगन के शब्दों से पता चलता है कि वो उनमें से एक को जानता था, लेकिन ये साफ था कि बाकी भी कोई आसान शिकार नहीं थे। तभी जूफेन कहता है, ड्रैगन पूर्वज, मैं देख रहा हूँ कि इस जगह पर आपका नियंत्रण है। जूफेन अपने आसपास की फायरी प्लेस को देख रहा था, वहाँ पर कोई भी बर्सर्क लाइटनिंग नहीं थी और ये लिंग भी यहाँ जब चाहे आ सकता और जा सकता था और यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत आसान है और शायद तुम हेवनली सोवरेन के डर से यहाँ से बाहर निकलने के लिए देर कर रहे हो। ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, हाँ मुझे यकीन है कि सोवरेन वैसे ही चले गए हैं जैसा तुमने कहा और हेवनली सोवरेन भी शायद बुरी तरह से घायल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी इस मोर्टल डोमेन का मास्टर है। तुम जैसे कमजोर चींटियों को अनदेखा करते हुए वो निश्चित रूप से हम सेक्रेट बीस्ट के ऊपर नजर डालेगा, खासकर जब उसने मोर्टल डोमेन में तैयारी की थी और उस समय उसने मोर्टल डोमेन की रक्षा के लिए स्वर्ड सोवरेन से 5 हथियार बनवाए थे और जिस समय उन्हें हमारी ऊर्जा का एहसास होता तो तब वो 5 सेक्रेट बीस्ट को चूस लेते और फिर उसके बाद हमारे पास आते हमें मारने के लिए। और जब से ये मोर्टल डोमेन डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड के अंडर में है, मतलब आई के सप्रेशन में है, और इसी की वजह से जो हमारी पावर है वो सेक्रेट डोमेन से यहाँ पर वीकर है और इसीलिए हम लोग उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। और उन 5 सेक्रेट वेपन में से तुम्हें एक मिल चुका है और उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मोर्टल डोमेन के 5 लैंडों में जो सेक्रेट वेपन्स हैं जो कि बनाए गए थे हेवनली सोवरेन और स्वर्ड सोवरेन के द्वारा, क्या वो तुम्हें डिफेंड करने के लिए बनाए गए थे? तभी जो ड्रैगन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, उन 10 सोवरेन में से जो स्वर्ड सोवरेन था वो वेपन्स को रिफाइन करने में स्पेशलाइज्ड था और हेवनली सोवरेन के भरोसे करने के लायक भी। जबकि हेवनली सोवरेन ने इस जगह को बनाया तब स्वर्ड सोवरेन ने कई एरोस को यहाँ पर प्लेस किया और भले ही हम इन सालों में पर्पल लाइटनिंग के टॉर्चर से काबू पा लें, पर तब भी हम लोग अभी भी यहाँ से नहीं निकल सकते और जो वो सेक्रेट वेपन्स है वो हमारे जेलर्स हैं और इसीलिए हमारे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो वो सेक्रेट वेपन था इसीलिए मेरे डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड से रजिस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपने मास्टर के सामने फाइट नहीं कर सकता। जूफेन अपना सर हिलाया क्योंकि चीजें अपनी जगह पर आने लगी। जब वो सेक्रेट माइन में गया था तो उस पर सेक्रेट वेपन के द्वारा हमला किया गया, क्योंकि उसने जूफेन के अंदर किलिंग की शक्ति को महसूस किया था। लेकिन फिर उसने आईब्रो को सिकोड़ते हुए कहा, वॉल्टिंग कुनपेंग का क्या, वो किसी प्रिजन में नहीं है, मॉर्टल डोमेन में कहीं भी जा सकता है। वो आखिरकार हेवनली सोवरेन से क्यों नहीं डरता? क्या वो अभी भी हेवनली सोवरेन की साइड है? तभी एशियन ड्रैगन कहता है, बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो हेवनली सोवरेन को अब उसको कोई भी जरूरत नहीं है। हेवनली सोवरेन उसे पकड़ना चाहता था और उसे अपने स्किल छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन हमेशा ही असफल रहा। तभी जूफेन कहता है, क्या वो फेल हो गया और आल्बिस्ट माउंटेन रेंज में जानवरों के राजा के रूप में दिखावा करता है? तभी ड्रैगन एंसेस्टर स्माइल करते हुए कहता है, ये हेवनली सोवरेन की एकमात्र चूक है। वो एक सोवरेन है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो रियल वर्ल्ड का स्वामी नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर सके। और बच्चे, तुम भी जानते हो कि कुनपेंग गीजर की जूरे फ्लेम यिंग और यांग को हार्मोनाइज कर सकती है और जो उसकी फ्लेम है वो प्राइमल क्योस को ब्लेंड कर सकती है एट द सोर्स ऑफ एवरी बीइंग। और वो आल्बिस्ट माउंटेन रेंज में छिप जाता है ताकि वहाँ के जानवर उसकी ऊर्जा को छुपा सके और हेवनली सोवरेन भी उसे इस तरीके से नहीं ढूंढ सकता जब तक कि वो खुद बाहर ना आ जाए। और बेस्टों के द्वारा छुपने के कारण
वो भी बिल्कुल भी मॉर्टल डोमेन के लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। इसके अलावा हेवनली सोवरेन कभी नहीं सोचेगा कि हमें इन जगहों पर कैद करके वो ओल्ड गीजर कुनपेंग वो उस माउंटेन रेंज में बहुत पहले छुप गया था, जो अभी भी उसकी सीमा के रेंज के भीतर है। सबसे सुरक्षित जगह भी सबसे खतरनाक है। मुझे यकीन है कि हेवनली सोवरेन इस दुनिया में उस बतख को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उसे कभी भी नहीं पा सकेंगे। जूफेन ने अपना सिर हिलाया और अब उसे एहसास हुआ कि अजूरे फ्लेम कितनी सरल थी, या फिर कुनपेंग इतना डिवियस हो सकता है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, अब मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं और अब तुम इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, और जो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था वो अब तुम्हारे लिए और भी साफ हो गई होगी और अब शायद तुम उससे अच्छे से समझ गए होगे। और ड्रैगन एंसेस्टर अपनी सैड स्टोरी को खत्म कर अब मेन टॉपिक पर आता है, और इस समय जूफेन पूरा ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। लेकिन वैसे ही जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो कहता है, अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हेवनली सोवरेन कौन है। उसने मॉर्टल डोमेन बनाया हमें फंसाने के लिए और पर्पल लाइटनिंग से हमें टॉर्चर करने के लिए, और वो क्यों हमें नहीं मार रहा है, और क्या यह उसकी स्किल को खोजने और किसी को इसे सीखने से रोकने के लिए उसने इतना सब कुछ कर डाला था। और अब तुम भी समझ गए होगे कि ये इसकी स्किल उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। और फिर दोबारा से जुओफेन को घूरते हुए ड्रैगन एम्परर दोबारा से कहता है, ये तो साफ है कि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड पर स्टम्बलिंग करने वाले आदमी पर ये हेवनली सोवरेन कितना बड़ा खतरा बन जाएगा। यह कुछ ऐसा है जिसे वो बर्बाद नहीं करेगा। यदि वो उस संकट से न गुजर रहा होता तो जब दूसरे सोवरेन्स ने उस पर हमला किया था तो वो कभी भी अपनी स्किल की सुरक्षा के लिए वो रिकॉर्ड नहीं बनाता। वैसे ही जूफेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कस करके अपनी मुट्ठी को दबा लिया। तभी दोबारा से एंशिएंट ड्रैगन कहता है, लड़के तुम सबसे पावरफुल सोवरेन के उत्तराधिकारी हो, इनहेरिटर हो। ये तुम्हारा सौभाग्य भी है और अभिशाप भी है, तुम्हारे लिए अच्छा बुरा दोनों ही है। जब कुनपेंग ने तुम्हें किलिंग को ढूंढने के लिए प्रेरित किया तो वो सब कुछ तुम्हें बस अपनी तरफ लाने के लिए था, लेकिन आखिरी में ये सब कुछ तुम्हारे लालच के कारण हुआ, उस सर्वोच्च खजाने की लालच। और अब तुम डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड को जानते हो और इसीलिए यही तुम्हें हेवनली सोवरेन का टारगेट बनाता है। तुम्हारा दुश्मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली है जो कभी भी तुम्हारी जान ले सकता है। और क्या तुम अभी भी अपने दोस्तों और अपनी पत्नी को इन सब में शामिल करना चाहते हो? और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जूफेन कहता है, क्या हो अगर मैं इस डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड को छोड़ दूं, इसे नष्ट कर दूं, तो फिर क्या होगा? तभी ड्रैगन एंसेस्टर अपना सर हिलाते हुए कहता है, बच्चे क्या तुम जानते हो कि सक्सेसर का क्या मतलब होता है? ये सिर्फ स्किल नहीं है बल्कि पाथ है। हेवनली सोवरेन की डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड सबसे ग्रेटेस्ट स्किल है जिसके अंदर कंटेन होता है उसका वॉइड पाथ। और जैसे जैसे तुम इसे ट्रेन करोगे तुम इनसाइट गेन कर लोगे और दाव के साथ घुल मिल जाओगे। ये तुम्हारी हड्डियों में समा जाएगा, ये तुम्हारी सोल को भर देगा। जब तक तुम जिंदा रहोगे ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। स्किल को बर्बाद करने से क्या फायदा? हेवनली सोवरेन फिर भी तुम्हारे ऑरा से तुम्हें खोज लेगा। जूफेन ऊपर से नीचे तक पूरा हिल चुका था। उसके दिल में अफसोस की लहर दौड़ उठी थी और उसने अपने दांतों को इतनी जोरों से पीसा था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था। और कहता है, आखिरकार मैंने इस स्किल को ट्रेन क्यों किया? तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, ऐसा लगता है बच्चे तुम इसे अभी भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो तुम दूसरों को मार रहे होगे। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी गलतियों के लिए वो लोग भी कष्ट झेले, लेकिन एक दिन हेवनली किंग के सामने वो लोग मर जाएंगे और जितना अधिक तुम उन्हें पकड़ोगे उतना ही फिसलता जाएगा। उन्हें जाने दो। और क्या उन्हें दूर से सिर्फ देखना काफी नहीं है? जूफेन की आंखें लॉस से भरी हुई थी। वो पहले भी अपनी पिछली लाइफ में अकेला ही रहा, लेकिन अब नहीं। लेकिन भगवान ने इसके साथ सबसे बड़ा मजाक किया। उसे अकेलेपन से बचने के लिए अकेले चलना पड़ेगा। तभी जूफेन कहता है, हाँ, अगर किस्मत में कुछ है तो मेरे लिए ये सब कुछ किसने योजना बनाई? मेरे साथ इस हद तक खिलवाड़? तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, अरे बच्चे इतनी छोटी सी बात पर तुम अपना आपा मत खोना। हेवनली सोवरेन शक्तिशाली है लेकिन इनविंसिबल नहीं है। जब तक तुम मेरी टीचिंग को फॉलो करोगे हम सेक्रेड बीस्ट उस पर विजय प्राप्त करेंगे और तुम इन मुश्किलों से भी जीत पालोगे। हालांकि इससे पहले छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना और हमेशा के लिए मेरी बातों को सबसे ऊपर रखना। और जैसे ही ड्रैगन ने ये सब कुछ कह करके खत्म किया वैसे ही जूफेन का शरीर गोल्डन फ्लेम में जलने लगा और फिर वैसे ही अजूरे फ्लेम भी आ जाती है। साथ में पर्पल लाइटनिंग और किलिंग का रेड ग्लो भी दिखाई दिया। 4 सेक्रेड बीस्ट की पावर्स आ चुकी थी और फिर वैसे ही जूफेन को चारों तरफ से पिच ब्लैक की एनर्जी घेर लेती है और धीरे धीरे करके उन चारों पावर्स को खाने लगी थी और कंबाइन करने लगी थी। अभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता वो कहता, आखिरकार ये हो क्या रहा है? बड़ी बड़ी आंखों के साथ ड्रैगन एंसेस्टर कांपने लगा। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने देखा था। और फिर वैसे ही बिजली की कड़कने की आवाज आती है जो ब्लैक फ्लेम से वो एक्सप्लोड हो जाती है और
ड्रैगन एंसेस्टर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान था। वो अजीब लुक से जूफेन को देख रहा था और अब जो जूफेन की बॉडी थी वो ब्लैक फ्लेम से कवर थी और उसके साथ ब्लैक लाइटनिंग चमक रही थी उस ब्लैक फ्लेम के अंदर ही, और इससे बहुत भयानक पावर रिलीज हो रही थी। यहाँ तक कि डेसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन भी कांप उठा। फिर कांपते हुए जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो कहता है, क्या ये हमारी कंबाइन पावर का फॉर्म है? तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है दोबारा से कहता है, लेकिन जो हमारी पावर है वो प्राइमल केओस से आती है जिसके कोर में लाइफ है। तो फिर जब मैं इस शक्ति को महसूस करता हूँ तो मुझे टोटल डिस्ट्रक्शन का एहसास क्यों होता है? जब भी मैं इस पावर को सेंस करता हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है। यहाँ तक कि मुझे भी इससे डर लग रहा है। तभी जो एंसेस्टर ड्रैगन होता है वो अपने पंजे से उस काली फ्लेम को थपथपाता है और फिर वैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वैसे ही ड्रैगन एंसेस्टर ने अपना पंजा वापस ले लिया। और जब वो अपने पंजे की तरफ ध्यान से देखता है तो उस ड्रैगन के जो स्किल्स थे वो पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। और फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ये कहते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जूफेन की तरफ देखता है जो कि ब्लैक फ्लेम से ढका हुआ होता है। इस समय जूफेन उसे एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। और फिर वैसे ड्रैगन एंसेस्टर अपने मन में कहता है, क्या यही वो पावर है जो कुनपेंग चाहता था? बट ये पावर ऐसी नहीं है जिसे डोमिनेट किया जा सके, ये पावर डिस्ट्रक्शन के लिए है। और फिर वैसे जितने भी ब्लू फ्लेम्स थी वो जूफेन के अंदर चली जाती हैं। और फिर जब जूफेन ड्रैगन एंसेस्टर की आंखों में देखता है और जब ड्रैगन एंसेस्टर जूफेन की आंखों में देखता है तब ड्रैगन एंसेस्टर डर से कांप उठा। जूफेन की आंखें पत्थर की जैसे ठंडी थी जो कि कंटेन कर रही थी अंतहीन विनाश को, एंडलेस डिस्ट्रक्शन को, खासकर उसकी लेफ्ट आई जो कि होल्ड किए हुए थी उसी सेम ब्लैक फ्लेम को और ब्लैक कलर से जल रही थी। तभी जूफेन ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है, ड्रैगन एंसेस्टर आज मैं गिव अप कर रहा हूँ लेकिन इसे एक दिन वापस ले लूंगा। मैं इसका यूज करूंगा जो कि डिफरेंट है हेवनली सोवरेन से। एपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई। और इस समय जूफेन ठान चुका था। और इस समय जो डेसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन था वो अचंभित था, केवल अपना बड़ा सा सर हिला रहा था क्योंकि उसे किसी दूसरे की तरह डर महसूस नहीं हुआ था। जो वो ब्लैक थंडर फ्लेम उन सभी चीजों से जो कंबाइन होकर बनी थी वो उसे असली डर को महसूस करा रही थी। और इस समय जो जूफेन था वो बीच में खड़ा था और अपनी तीखी नजरों से ड्रैगन एंसेस्टर को घूर रहा था। उसकी लेफ्ट आई काली हो गई थी, उसमें से काली लपटे और काली बिजली चमक रही थी, जबकि उसकी राइट आई में अब 6 गोल्डन हेलोस थे और अब डिवाइन आई ऑफ द वाइट 6th स्टेज पर थी। और इस समय जो ड्रैगन था वो कांप रहा था जूफेन को देखकर। और इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो किसी फेमिलियर फिगर को देख रहा हो, लेकिन फिर भी इस छोटे बच्चे से और भी अधिक डर रहा था, खासकर उसकी लेफ्ट आई से। केवल इस रूप में होने के बावजूद इस लड़के ने फॉर्म किया है एपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई जो कि बनी है चारों सेक्रेट बीस्ट की पावर को कंबाइन करने से। और जो इसका लेवल था वो 5 सेक्रेट बीस्ट से भी ऊपर था जो उन पर दबाव डाल रहा था। लॉजिकली देखा जाए जो ये ब्लैक आई है वो एक कमजोर यूजर के पास है और इस कमजोर इंसान के ऊपर ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन ड्रैगन के इंस्टिंक्ट ने उसे उस लड़के से डरने को कहा। और अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने जूफेन को गोल्डन फ्लेम क्यों दी, जिससे कि एक ऐसी चीज का क्रिएशन हुआ है जो कि बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिबल है। दूसरी तरफ जो कुनपेंग था उसने ये करने के लिए इतने सारे रास्ते खोज लिए, इतना सारा दिमाग लगाया, तब भी वो इसे नहीं कर पाया और उसके हाथ ये अल्टीमेट पावर नहीं लग पाई। लेकिन इस कमजोर से इंसान ने ये कर दिखाया। और फिर वैसे ड्रैगन एंसेस्टर अपने मन में कहता है, कुनपेंग इसके बारे में जानेगा तो क्या ही होगा, और मैं सोच रहा हूँ उसका फेस उस टाइम पर कैसा होगा। और अब ड्रैगन एंसेस्टर इस पॉइंट पर आकर रिलैक्स हो चुका था। तभी कोई कहता है पा, और ये आवाज आई थी जूफेन के लेफ्ट आई से। और फिर वैसे जो जूफेन होता है कस के घिसने लगता है, अपने आंख को होल्ड करने लगता है और अब दोबारा से उसकी जो आंख थी वो नॉर्मल हो चुकी थी और उसकी उसी आंख से ब्लड भी निकलने लगा था। तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होते हैं वो कहते हैं, क्या कुछ गलत हुआ? जूफेन अपना सर हिलाते हुए कहता है। और इस समय जूफेन को बहुत भारी नुकसान महसूस हो रहा था। उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब समय आएगा तो हेवनली सोवरेन से कैसे लड़ा जाएगा। जो नॉर्मल मेथड होंगे उसे फाइट करने के लिए एकदम ही यूजलेस होंगे। और फिर वैसे ही जूफेन रेडेड थंडर फ्लेम को याद करता है। ये ऐसी पावर थी जो हमेशा ही कुनपेंग के रीच से बाहर थी। और फिर वैसे जूफेन का सर गर्म होने लगा और फिर चारों सेक्रेट बीस्ट की पावर एक साथ में बाहर आ गई और फिर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का आर्ट का यूज करके उन चारों को फ्यूज कर दिया। ठीक उसी तरह जब उसने यीलिंग से लड़ाई की थी, लेकिन जब जूफेन फ्यूज करने में सफल हो जाता है उसने पाया कि जो ये थंडर फ्लेम है वास्तव में घिनौनी है। उसका अपना शरीर उसके तनाव को नहीं झेल सकता था। उसके पास उसे अपने शरीर में रखने का कोई भी तरीका नहीं था। अगर वो रखना भी चाहता तो वो फ्लेम उसे जिंदा ही खा जाती। लेकिन तब जूफेन ने सोचा कि इसे डिस्पेल कैसे करते हैं। वो थंडर फ्लेम उसके अंदर की शक्तियों से बनी थी, क्योंकि इन पावर्स का सोर्स जूफेन ही था, इसीलिए वो पावर वापस भी आ सकती थी और सिर्फ एक चिंगारी से ही ये प्रज्वलित हो सकती थी। और जो कुछ भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में हुआ था इस समय उसका बिल्कुल उल्टा था और ये केवल सिर्फ कुछ समय के लिए था। और फिर वैसे ही जूफेन डिवाइन आई ऑफ द वाइट के बारे में सोचने लगता है और इसके
स्पेस और एम्प्टीनेस पर ध्यान दिया जो किसी भी चीज को कंटेन कर सकता था। और तभी जूफेन कहता है डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड 6 स्टेज क्या ऐसा है? वॉइड में एक स्पेस क्रिएट हुआ जो कि सिमिलर था हेवनली सोवरेन के जैसे न्यू वर्ल्ड के, जिसे वो बनाना चाहता था। और फिर जूफेन एपोकलिप्ट थंडर आई के बारे में सोचता है और फिर समझ जाता है। और जो वाइड डोमेन था वो जूफेन की लेफ्ट आई के अंदर था और फिर उसने वहीं पर थंडर फ्लेम को स्टोर कर लिया और फिर वो एपोकलिप्टिक थंडर आई में कन्वर्ट हो गई। और अब उसे ये समझ में आ गया होता है कि हेवनली सोवरेन ने ऐसा क्यों कहा था कि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को समझकर व्यक्ति पर्पल लाइटनिंग गोल्डन आई को ट्रेन कर सकता है। और फिर तभी जूफेन अपने मन में कहता है जो ये थंडर फ्लेम है ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है इस वॉइड के लिए, इसे होल्ड कर पाने के लिए, या फिर ये अनस्टेबल है। और क्या ये सब कुछ सिर्फ सेक्रेट बीस्ट की पावर एब्सेंट होने की वजह से हो रहा है? क्या इसी की वजह से जो थंडर फ्लेम आई है वो इनकम्प्लीट है? और इस समय जो ड्रैगन एंसेस्टर था वो भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि उसकी थंडर फ्लेम अभी इनकम्प्लीट है। और अगर इस बच्चे को फिफ्थ सेक्रेट बीस्ट की भी पावर मिल जाती तो ये बच्चा हेवनली सोवरेन से भी खतरनाक हो जाता, या फिर हम पहले मामले से निपटने के लिए एक उससे भी खतरनाक परेशानी को बुला रहे होते जो हमारी अपनी ही बनाई हुई होती। दोनों लोग ही अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। और जब जूफेन की वाउंडेड आई रिकवर हो जाती है तो फिर वैसे ही जूफेन अपने ब्लडी आंसुओं को पूछता है और हैवी टोन में कहता है ड्रैगन एंसेस्टर तुमने कहा था कि तुम्हारे पास रास्ता है, वो रास्ता कौन सा है? और जब आप इतने आसानी से पकड़े गए हैं तो तब आप क्या कर सकते हैं? अभी ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए कहता है बच्चे हमें इतनी नीची नजर से ना देखो, मैंने शायद चीजों को सरल बना दिया हो लेकिन हेवनली सोवरेन ने हमें गहरे घावों को देने के लिए भारी कीमत चुकाई थी, शायद इसीलिए वो दूसरे सोवरेन का सामना करने के बाद छिपा रहा। और मेरे हिसाब से उसे किनारे पर मंडराते रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि बहुत समय हो चुका है और तब से वो हमारे सामने नहीं आया है। और क्या वो अपने स्किल वापस नहीं चाहता? और यही सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। तभी जूफेन अपने मन में सोचता है इस ड्रैगन के पास अच्छा पॉइंट है और क्योंकि वो मरा नहीं है लेकिन अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वह ऐसे ही फंसा हुआ है, शायद वो वाइकाई में इतना घायल होगा। ड्रैगन दोबारा से कहता है इसीलिए हमें ये मौका जरूर उठाना चाहिए। और तभी ड्रैगन जूफेन की आंखों में देखते हुए कहता है हेवनली सोवरेन के वापस आने से पहले मॉर्टल डोमेन को तोड़ना होगा और खुद को बाहर निकालना होगा, उसे कमजोर अवस्था में ही मार देना होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को हराने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। और जो मॉर्टल डोमेन है वो इतना सिंपल नहीं है, ये एक आइसोलेटेड बैरियर से ढका हुआ है। सॉरी, जो ये मॉर्टल डोमेन है वो सिंपल है, एक आइसोलेटेड स्पेस के जैसे कि बना हुआ है बैरियर के द्वारा। और भले ही वह छोटी हो लेकिन वो अपने आप में ही एक दुनिया है छोटी सी, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा एक सोवरेन की पावर के बिना। लेकिन तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक प्लान है। हम लोग रिकॉइलिंग एरे का यूज करेंगे अपनी फुल पावर के साथ में उसे ब्रेक करने के लिए। फिर इसके बाद जो हम सेक्रेट बीस्ट हैं वो आसानी से बाहर जा सकेंगे, तब कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। और ये क्या करके हंसने लगता है। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है क्या रिकॉइलिंग एरे? ये कुछ वैसा है जैसा कि मैंने उस टाउन पे यूज किया था डिमोनिक टर्व फॉग एरे से डील करने के लिए। जूफेन वैसे ही दोबारा से कहता है ये कठिन है लेकिन मॉर्टल डोमेन के आकार की इसी चीज पर हमला करने के लिए ह्यूज और इमेंस पावर की जरूरत पड़ेगी। अभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है पूरे इंटायर मॉर्टल डोमेन की पावर, जो 5 लैंड है मॉर्टल डोमेन के, वो उनमें से हर एक लैंड सेटअप है रिकॉइल एरे से। जो ये पावर है ये इनफ है इसे ब्रेक करने के लिए, हेवनली सोवरेन वर्ल्ड को क्रश करने के लिए। अभी जूफेन कहता है क्या जो यहाँ का इंटायर लैंड है वो सेटअप है रिकॉइल एरे के बेस्ड पर? तो फिर ये कितना बड़ा हो जाएगा और हमें बहुत ज्यादा ही चीजों की जरूरतें पड़ेंगी। और इस समय जो 5 लैंड है वो अभी भी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में है। और आखिरकार कौन ही आपके प्लान के अकॉर्डिंग जाएगा? आप तो एक पागल जैसे एरे को सेटअप करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर सही से समझ में नहीं आया, शायद कि 5 लैंड में इस एरे को सेटअप करेंगे इस वर्ल्ड को ब्रेक करने के लिए। जब ड्रैगन एंसेस्टर जूफेन की बात सुनता है तो वो कहता है तुमने एकदम बात सही कही और यही तो समस्या की जड़ है। फिर दोबारा से ड्रैगन एंसेस्टर कहता है इससे पहले कि तुम मॉर्टल डोमेन के स्वामी बन जाओ इसे स्थापित करना असंभव होगा। तुम्हारे रास्ते पर हर कदम पे फैक्शंस तुमसे लड़ेंगे और इसीलिए मेरा मानना ये भी था कि ये लिंक पर अकेले भरोसा करना इस चीज के लिए एकदम ही असंभव था। और तुम वो हो जो अब हमारे साथ फंस चुके हो और हम दोनों का ही दुश्मन एक ही है, इसीलिए हमें एक साथ लड़ना चाहिए और अपने एफर्ट्स को एक साथ लाना चाहिए। और अगर हम सेक्रेट बीस्ट बाहर आने से नहीं रोके गए होते तो तब इंसानों के बीच में इन एरेस को सेट करना एकदम आसान होता, हमारे पास आने से ज्यादा आसान होता। फिर वैसे ही ड्रैगन एंसेस्टर अपने मुंह को खोलता है, फिर वैसे ही उसके मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा ही भयानक गर्मी आने लगती है। फिर वैसे ही बड़ी सी 3 गोल्डन बॉल्स बाहर निकालता है अपने मुंह से और ये बॉल्स एकदम वैसे ही थी जैसे कि ये लिन ने यूज किया था जूफेन को बचाने के लिए। इस टाइम जो ये बॉल्स थी वो हजारों गुना ज्यादा बड़ी थी और अब वो तीनों बॉल्स जूफेन के सामने थी और जूफेन उनकी अंदर की भयानक लपटों को महसूस करते हुए उसे डर के मारे कुछ कदम पीछे करने पड़े। और ड्रैगन एंसेस्टर इन्हें बाहर निकालने की वजह से बहुत ज्यादा ही टायर्ड लग रहे थे। और दोबारा से ड्रैगन एंसेस्टर कहते हैं लड़के तुम्हें ही अब हमारी
मदद करनी होगी। और इसके अलावा अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये 3 ड्रैगन ब्रीथ पिल्स को ले लो और इन्हें यूज करो अपनी लाइफ को बचाने के लिए। अभी जूफेन कहता है क्या इन्हें? इस समय जूफेन को महसूस हो रहा था उन बड़े से तीनों बॉल्स की पावर को, उतने अंदर कितनी ज्यादा पावर भरी हुई है। और फिर दोबारा से ड्रैगन एंसेस्टर कहता है जो ये ब्रीथ पिल्स है ये मेरी फुल्ली ड्रैगन ब्रीथ की पावर है जिसे मैं भी यूज करता हूँ। और तो और कोई भी सोवरेन या फिर कोई भी बीस्ट इसे आमने सामने इस अटैक को हैंडल करना नहीं चाहेगा। और जो सेक्रेट डोमेन में जो सेंग क्लैन है इनमें से एक ही सिर्फ उस पूरे सेंग क्लैन को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन मैं इन्हें बाहर निकालने पर बहुत ज्यादा ही थक चुका हूँ और अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। और जब तक कि मैं इस प्रिजन पे हूँ तब तक कि कोई भी मेरा एडवांटेज लेने के लिए नहीं आएगा इस वीक अवस्था में। हाँ, ट्रैप होने के अलावा मैं यहाँ पर एकदम ही सही हूँ, मतलब सेफ हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन एक रेस्टोरेंट के अंदर जा चुका था और दिन वहाँ पर उसको एक वेटर मिलता है, फिर उससे बातचीत होती है। फिर वो वेटर जूफेन से पूछता है कि तुम कहाँ से हो और फिर सारी चीजें। और फिर जूफेन उससे कहता है यहाँ पर रहने के लिए क्या मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और फिर जो वेटर होता है वो भी कहता है अरे नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में यहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इसलिए हमें फॉरेनर्स को रिपोर्ट करना होता है। और फिर जो जूफेन होता है वो उसको इग्नोर कर देता है। जूफेन लोअर 3 सेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता था, जो प्रोटेक्ट करते हैं कुछ थर्ड रेट को एम्पायर को। जब ड्रैगन एंसेस्टर ने अपने फ्लेम्स का यूज किया था जूफेन को ठीक करने के लिए, तो तब जो जूफेन की बॉडी थी वो दोबारा से बन चुकी थी और अब जूफेन आ चुका था रेडियन स्टेज के 8th लेयर पे। और जहाँ तक कि जूफेन का पावर का सवाल है, तो इस समय जो जूफेन की पावर है वो तेजी से बढ़ी है। और तो और जूफेन के पास इस समय गोल्डन फ्लेम के साथ एपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई भी आ चुकी थी और इसीलिए जूफेन को यहाँ अकेले आने में कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन तब भी जूफेन ने अपने आप को हेड रखना ज्यादा बेटर लगा। और फिर वैसे ही जो जूफेन होता है उस वेटर से कहता है मैं टियान्यू से आया हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और फिर वैसे ही जो वेटर होता है वो जूफेन को गुस्से में देखते हुए और चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम टियान्यू से हो? और फिर वहाँ पर और भी जितने सारे लोग होते हैं वो लोग भी जूफेन की तरफ अनफ्रेंडली लुक से देखने लगते हैं। तभी जूफेन अपने आसपास देखने के बाद कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें टियान्यू के लोग नहीं पसंद है? तभी जो वेटर होता है वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है ये तो बहुत छोटी बात है, हम लोग तो मॉर्टल एनिमीज हैं। 8 ईयर्स पहले टियान्यू ने हमारी सबसे रिचेस्ट लैंड को चुरा लिया था जिससे हमें अपना घर छोड़ना पड़ा और इस तरह जीने पर मजबूर होना पड़ा इस गरीबी में। और टियान्यू के साथ वॉर में हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए और अब तुम ही बताओ क्या हम लोग उस चीज को ऐसे ही भूल सकते हैं? तभी जो जूफेन होता है वो कहता है युद्ध में मौत ही सब कुछ है, या तो तुम मरोगे या तो मैं मरूंगा, ये एकदम ही नॉर्मल बात है। और इसके अलावा सबसे पहले तुम ही थे जिन्होंने हम पर हमला किया था और वॉर भी टियान्यू के भीतर ही हुआ था, तुम ही हमला करने वाले हो, लेकिन आखिर में तुम ही असफल हो गए। सबसे पहले तुम ही थे जिसने हम पर हमला किया था और अब तुम हमें ही उल्टा फाइट करने के लिए दोषी ठहराते हो। तभी दोबारा से वेटर गुस्से में कहता है आखिरकार तुम्हें पता ही क्या है, ये टियान्यू का एक ट्विस्टेड प्लान था। उन्होंने हमसे कहा था कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए उनके आपस के मामलों को सुलझाने में, लेकिन फिर बाद में हमें वो लोग हमला करने वाले कहने लगे और इसके अलावा हमारी जमीन भी चुरा ली। टियान्यू के तुम सभी लोग लालची और बर्बादी करने वाले हो। और वहाँ पर जितने लोग भी थे वो भी लाल आंखों के साथ जूफेन को देख रहे थे और अपना सर हिलाते हैं उस वेटर की बात सुन करके। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ओ ये कुछ सेंस बना रहा है, तुम लोग सही कह रहे हो, वो टियान्यू का एम्परर ही था जिन्होंने तुम्हें बुलाया था और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा सीक्रेट वेटर के कानों तक पहुंचेगा और ये एक प्लान हो सकता है क्वांगरॉन के एम्परर का अपनी गद्दी को बचाने के लिए। लेकिन ये सच है, मेरे पास इसके अलावा मना करने के लिए कुछ है भी नहीं, लेकिन ये लीडरशिप के द्वारा तय किया गया था और उस चीज से जो टियान्यू के लोग थे वो पूरी तरीके से असहमत थे और जो वो एम्परर था वो हार चुका था, इसीलिए तुम्हारे साथ किए गए वादे को पूरा नहीं कर सकता था। और इसके विपरीत जिन दुश्मनों ने उन दोनों से लड़ाई की थी तो उसने सत्ता हथिया ली और तुमसे हिसाब करने के लिए आ गए क्योंकि उनका तुमसे कोई सौदा नहीं था और इसीलिए उनके दुश्मनों ने साफ तौर पर तुम्हारा इस्तेमाल किया। तभी वेटर कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम बस इतना जानते हैं कि टियान्यू ने हमें चीट किया था। तभी जूफेन कहता है नहीं टियान्यू में कई फैक्शंस हैं और अगर तुम एक साइड जाओगे तो जो दूसरे फैक्शंस होंगे वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और अगर तुम उस साइड में रह करके हार जाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने गलत घोड़े का इस्तेमाल किया। ये टियान्यू के लोगों के कैरेक्टर का मामला नहीं है और तो और उनके लिए तुम उनके दुश्मनों के सहायक की तरह लग रहे थे जो उन्हें मारने आए थे और इसके लिए केवल आपके एम्परर और उनकी गलत सोच ही जिम्मेदार है जो किसी दूसरे एम्पायर के काम काज को समझने में उलझ जाती है। और इसके अलावा कमजोर सैनिकों के साथ घर पर रहकर उनकी रक्षा करना सबसे अच्छा है, फिर अटैक करके चीजों को भड़काना क्यों। वैसे वेटर कहता है अपना मुंह बंद करो और फिर चिल्लाते हुए कहता है जो हमारा एम्परर है वो सबसे अच्छा है, हमारी जमीनें खोने के बाद भी उन्होंने हमें कैपिटल में रखना चुना, हमारा कमांडर दुनिया में सबसे अच्छा है, अपने लोगों के प्रति दयालु और अनडिफीटेबल,
तभी जूफेन एक अलग एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या सबसे बेस्ट एम्परर? हाँ, उसने तुम्हारी लैंड को खो दिया और तुम लोग कहते हो उसने तुम्हें कुछ टुकड़े देकर अच्छा किया। और वैसे तुम ही लोग बताओ, क्या ये करना उसका कर्तव्य नहीं है? और अगर वो ये भी नहीं करता तो वो एक एम्परर के रूप में असफल हो जाएगा। और तुम लोग क्या कह रहे हो? तौबा, टियानसिन कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन इस समय अनडिफीट होना थोड़ा मुश्किल है। कम से कम टियानियो में वो पूरी तरीके से हार गया, वरना कोई बिना घर के कैसे रह सकता है। और इस जूफेन की तीखी आवाज ने उस लड़के को अंदर तक झकझोर दिया। वेटर और आसपास के लोग गुस्से से पागल हो गए और आखिर में वेटर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम हमारे कमांडर और एम्परर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। टियानियो के आदमी, हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। हर कोई खड़ा हो गया और जूफेन को देखते हुए अपने ब्लड लस्ट को निकाल लिया और जूफेन की तरफ आगे बढ़ने लगे। और इस समय जूफेन के पास जमाई लेने के अलावा और कोई बेहतर काम नहीं था। देन जूफेन जमाई लेने के बाद कहता है, इन कुछ बोन टेम्परिंग कल्टिवेटर्स के बीच में कुछ प्रोफाउंड हेवेंस कल्टिवेटर, और वैसे भी तुम सभी लोग रेडियन स्टेज के 8th लेयर के कल्टिवेटर के सामने क्या ही कर सकते हो। और जब वो लोग सुनते हैं क्या रेडियन स्टेज एक्सपर्ट, तो वो सभी लोग रुक जाते हैं और आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं। और देन वो सभी लोग अपने मन में कहते हैं, हम बहुत ज्यादा ही अधिक इम्पल्सिव हो रहे थे और बहाव के साथ ज्यादा ही बह गए। और इस समय जो वेटर था उसने तो पसीना बहाना शुरू कर दिया था। इस समय वो जूफिन के सामने एक पत्ते की तरह कांप रहा था। इस समय वो आंसू बहाने की कगार पर था। और फिर वो अपने मन में कहता है, आखिरकार मुझ में क्या गलत है? कम से कम उससे बात करने से पहले मुझे उसका स्टेज जान लेना चाहिए था। और अब जाके उसे एहसास हुआ कि उसकी बोन टेम्परिंग कल्टीवेशन उसके अंदर की सच्चाई को समझने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था दूसरे का स्टेज कहीं ज्यादा ऊपर है। और इस समय वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोग रुक चुके थे और सभी लोग ही अपने आप को और जूफेन को नाप रहे थे। और फिर वो लोग अपने मन में कहते हैं, हम लोग इसे बिल्कुल भी छू नहीं सकते। और फिर वैसे उन सबको वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर जो जूफेन होता है वो कहता है, आखिरकार तुम सभी लोग रुक क्यों गए? क्या तुम सभी लोग मुझे मारना नहीं चाहते हो? तभी वहाँ पर सभी लोग अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस समय उन जैसा कोई आदमी जूफेन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो कुचल दिया जाएगा। इसलिए वो लोग पीछे हट रहे थे। तभी जूफेन कहता है, मैं सोच रहा था कि क्वांगरोन का एम्परर इतना ज्यादा इम्पल्सिव क्यों है, और अब मैं जाके रीजन देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ के आदमी है वो बिना कुछ सोचे समझे हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये बहादुरी और वीरता की तरह लग सकता है, लेकिन ये किसी को बेवकूफ कहने का शानदार तरीका है। और हमला करने से पहले तुम सभी लोगों को अपने सर को मजबूत कर लेना चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने सैकड़ों माइल्स और स्क्वायर्स खो दिया। और ये कह करके जूफेन हंसने लगता है और जूफेन का ये मजाक सबके फिसों को लाल कर दिया था। जूफेन ने पहले तो अपना बचाव किया, लेकिन अब वो खुले आम उनके एम्परर को और उनके लोगों को अवहेलना कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। इससे जो क्वांगरोन होगा वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाएगा और हेट्रेड से भर जाएगा। हालांकि हमला करने के लिए काफी नहीं था, खासकर तब जब जूफेन के पास सबसे बड़ी मुट्ठी थी। और जूफेन उन सबको इतना ज्यादा परेशान देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन अब उसने उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि उसका आम लोगों के साथ झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर वैसे ही कहता है जूफेन, तुम लोगों को कुछ ना करते हुए देखकर मैं वैसे ही जूफेन रुक जाता है। और कोई दूसरा कहता है, मतलब जो वेटर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अटैक करने वाले हो? ऐसे जो दूसरे लोग होते हैं वो सभी लोग पैनिक होने लगते हैं और अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। तभी जूफेन अपनी आंखों को इधर उधर देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोगों को कौन ही मारेगा? तुम लोग उसके भी तो लायक नहीं हो। मैं ये कहने जा रहा था कि अगर तुम लोग कुछ नहीं करते हो तो मैं तुमसे बस कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और फिर तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। कोई अपने मन में सोचता है वो बस क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आखिरकार वो आदमी कौन था जो कह रहा था कि तुम अटैक करना चाहते हो? और अब जाके वो लोग एक बार रिलैक्स होते हैं। तभी जूफेन सबको इग्नोर करते हुए कहता है वेटर से, वेटर मैं सबसे पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तुम किस फाइट की बात कर रहे थे और किसके साथ? तभी जो वेटर होता है वो कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता? तभी जूफेन कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों ही पूछता। और फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं, सीनियर ने तुमसे सवाल पूछा है और तुम उनके साथ बहस कर रहे हो, जल्दी करो और सवाल का जवाब दो, इससे पहले कि सीनियर गुस्सा हो जाए। और तभी जो वेटर होता है वो कहता है, हम टियानियो के साथ वॉर में हैं, क्योंकि आप टियानियो से हैं, मुझे लगा कि आप भी जानते होंगे इसके बारे में। तभी जूफेन कहता है, वो फिर से लड़ रहे हैं, क्यों, कब से? वेटर कहता है, लगभग 1 महीने पहले। अफवाहें यह हैं कि मैजेस्टी को फुल सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द गार्डियन सेक्ट्स और उन्होंने वापस अपनी जमीन लेने की कसम खाई है। अब मैजेस्टी अपने 8 साल पुरानी गलती को ठीक करना चाहते हैं और इसीलिए टियानियो के जासूसों को रोकने के लिए ऑर्डर्स पे मार्शियल लॉ को प्लेस कर दिया गया है। और फिर वैसे ही जो वेटर होता है वो कुछ सोचने लगता है। तभी जो
जूफेन होता है वो कहता है तुम परेशान ना हो, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। फिर वैसे जो जूफेन होता है वो ध्यान से सोचने लगता है, सोचते हुए कहता है ये एक गंभीर समस्या है। मैंने लुवो क्लैन की शक्ति देखी है, कॉन्गरन के पास टियान्यू पर हमला करने की ताकत नहीं थी। इसके अलावा क्या बीस्ट टाइमिंग सेक्ट उसे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है? हाँ, ये केवल एक सिर्फ सेक्ट है, जबकि दूसरे को 3 मदद कर रहे हैं। जब तक कि यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, और शायद कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, तभी ऐसा हो सकता है। और या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हायर पावर्स ने कुछ गड़बड़ी की हो या फिर कोई डील की हो। तभी जो वेटर होता है वो कहता है आखिरकार आप किसके बारे में बात कर रहे हो सर? जूफेन कहता है नहीं, कुछ भी नहीं, इससे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। और जो कॉन्गरॉन है वो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला किसी भी केस में, और अभी भी कुछ ऐसा है जिसे मैं जानना चाहता हूँ। देन हंसते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, क्या आप लोगों के पास कोई ब्यूटीफुल सीनरी है जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो? फिर वैसे वो लोग भी कहते हैं क्या सीनरी? अभी वो लोग कहते हैं सर जो कॉन्गरॉन है वो टियान्यू के जैसा नहीं है, इसके पास ग्रेट लैंड्स और अच्छी सीनरीज हो, हम लोग बैरन हैं, तो आखिरकार वैसी जगह यहाँ पर कैसे हो सकती है? और अगर तुम कोई अच्छी जगह ढूंढना चाहते हो और अच्छी सीनरीज को देखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर जगह वो टियान्यू ही होगी, उनके पास कहीं अच्छी सीनरीज है। यहाँ से ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, अब वीडियो डायरेक्ट कल ही आएगी। और आज वीडियो छोटी होने का रीजन ये है कि मेरा जो सर था वो बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा था, और इसीलिए मैंने बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गया। तो फिर मैं उठा 1 घंटे के बाद। तुम लोग भी मेरी वॉइस में डिफरेंस देख पा रहे होगे, हर मिनट 20 सेकंड के बाद हल्का हल्का तुमको भी लग रहा होगा कि हाँ ये सोकर उठा है। तो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जूफेन होता है वो उन तीनों पिल को ले लेता है, ब्रीथिंग पिल को, और वैसे ही ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है ड्रैगन एंसेस्टर आप रिकॉइल एरो को सेट करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए पावर कहाँ से आएगी? जो मॉर्टल डिवाइन की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ही थिन है और उसके साथ में सप्रेस्ड भी है, और अगर हम लोग एरो को सेट भी कर लेते हैं तो उसका कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि हम लोग 5 सेक्रेट माइंस का यूज ना करें। और ड्रैगन एंसेस्टर मैं आपसे सिर्फ 100 ड्रैगन ब्रीथ पिल चाहता हूँ, जिससे कि मैं उन सेक्रेट माइंस को स्नैच कर सकूँ। और ये सुनकर जो ड्रैगन एंसेस्टर था वो तो उनको थूकने वाला था। और फिर क्या था क्या 100? आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो, एक डिस्पेंसर में से कोई फायदा नहीं है। इस फैक्ट को नजरअंदाज करते हुए कि 5 माइंस में स्वर्ड सोवरेन की एरिस है, वो एरिस उसकी प्रोटेक्शन करती है, किसी को भी माइनिंग करने से ब्लॉक करती है। और फिर ये लोग ऐसे ही और बातें करते हैं कि वो लोग उन एरिस को कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। अब जूफेन जो होता है वो जाने वाला होता, बट वैसे ही जूफेन क्यूयर को बाहर निकाल लेता है, लेकिन जो क्यूयर थी वो अभी भी अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी, और उसे देखकर ड्रैगन एंसेस्टर स्टारलेट हो जाता है। और तभी जूफेन कहता है ये मेरी डॉटर है, और ड्रैगन एंसेस्टर को बताता है कि ये उस समय से वैसे ही उस समय से क्रिटिकल सिचुएशन में फंसी हुई जब से ये लिंक का ब्लो इस पे पड़ा था, और मैंने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें करके देख ली, लेकिन तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं आशा करता हूँ कि ड्रैगन एंसेस्टर इसे ठीक कर पाएंगे। तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होते हैं वो क्यूयर को देखते हुए कहते हैं इस स्पिरिचुअल बीस्ट के जो पावर का सोर्स है वो बर्सर्क पर्पल लाइटनिंग है, क्या ये थंडर फिनिक्स की जैसी है? तभी जूफेन कहता है हाँ, क्यूयर है वो पर्पल लाइटनिंग से पैदा हुई है। और तभी ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, मैं देख सकता हूँ जो हेवन है वो हमारे साइड है, सेक्रेट बीस्ट के साइड है, और अब 30% हायर चांसेस है कि हम हेवनली सोवरेन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। और लड़के मुझे नहीं पता कि तुमने ये मिरेकल कैसे किया। किसी भी सामान्य बुद्धि में जीवन और विनाश की शक्तियाँ होती हैं, और चोट लगने पर जो लाइफ एनर्जी होती है वो रिकवर हो जाती है, लेकिन ये अलग है, ये ठीक नहीं हुई है क्योंकि इसके पास एनर्जी की कमी है, वो इम्बैलेंस है। और जो पिल्स होती है वो छोटी मोटी स्क्रैचेस के लिए काम करती है, लेकिन डिसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम का नुकसान कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके चोट और उसके अंदर कोई लाइफ नहीं होने के कारण किसी भी तरह की पिल नहीं काम करेगी। और फिर दोबारा से ड्रैगन एंसेस्टर कहता है नेक्स्ट जनरेशन की थंडर फ्यूनिक्स बन सकती है। जूफेन कहता है क्या थंडर फिनिक्स? ये सुनकर जूफेन कांप गया, और देन दोबारा से कहता है ड्रैगन एंसेस्टर आखिरकार आप कह क्या रहे हो? और फिर वैसे ही ड्रैगन एंसेस्टर कहता है दोबारा से जो 5 सेक्रेट बीस्ट हैं वो आ चुके हैं, और इस टाइम पर हेवनली सोवरेन का बचने का कोई भी चांस नहीं है। हा हा हा। और फिर वैसे जो ड्रैगन एंसेस्टर होते हैं वो क्यूयर के ऊपर अपने गोल्डन फ्लेम्स को डालने लगते हैं, और देन कहते हैं मैं एक बार फिर से तुम्हारा माइंड खोलने की कोशिश करूंगा ताकि तुम ट्रू सेक्रेट बीस्ट में बदल जाओ। और जो मेरी फायर है वो है सोर्स ऑफ लाइफ, और जो मेरी गोल्डन फ्लेम्स होगी वो इसकी बॉडी पे अंदर जाने पे सिर्फ इसकी बॉडी ही दोबारा से फॉर्म नहीं होगी, लेकिन इसका माइंड भी खोल देगी और रियल सेक्रेट बीस्ट के असली पाथ पर बैठ जाएगी। जूफेन कहता है आगे क्या? ड्रैगन एंसेस्टर कहता है जो फायर है वो सोर्स ऑफ लाइफ एंड नॉलेज है, पेंग की अजूरे फ्लेम वो
हेल्प करती है फर्स्ट माइंड को खोलने में, जिससे कि कोई बोल और कल्टीवेट कर सकता है और इससे जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाता है और मेरी जो गोल्डन फ्लेम्स होंगे इसे एक कदम आगे ले जाएंगी और इसे एक सेक्रेट बीस्ट का शरीर देंगी और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक सेक्रेट बीस्ट में और फिर ये भी वो कर पाएगी जो एक ट्रू सेक्रेट बीस्ट कर सकता है। और फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता तो क्या इसका मतलब ये है कि जो कितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट हैं क्या वो भी सेक्रेट बीस्ट बन सकते हैं। तभी ड्रैगन एंसेस्टर क्यूयर की तरफ देखते हुए कहते हैं जो तुम्हारी डॉटर है वो स्पेशल है क्योंकि जो इसके कोर है वो हम लोगों के जैसे हैं और पैदा हुआ है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पावर से बरसक पर्पल लाइटनिंग के साथ जो कि इसके अंदर है और इसीलिए जो हम दोनों की फ्लेम है इसकी बॉडी के साथ रिजोनेट कर सकती हैं और इसके माइंड और स्पिरिचुअलिटी को डेवलप्ड करने में मदद कर सकती हैं। और अगर ये एक कॉमन स्पिरिचुअल बीस्ट होता तो ये सिर्फ एक ही फ्लेम को ले पाता और तब अगर हम उन दोनों फ्लेम्स को इसके अंदर डालते तो वो दोनों ही अंदर टकराती और एक्सप्लोजन कर देती। और फिर जूफेन भी अपना सिर हिलाता है और उस कुनपेंग के पास बैठे 3-हेडेड क्रो को याद करता है जो कि कुनपेंग के साइड था और उसे कुनपेंग की अजूरे फ्लेम मिली थी लेकिन वो कभी सेक्रेट बीस्ट नहीं बन पाया। ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि उसके कोर पे इन 5 सेक्रेट बीस्ट पावर में से कोई भी पावर नहीं थी। और फिर तभी ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए जूफेन स्माइल करते हुए कहता है तो फिर मेरे बारे में क्या मेरे पास दोनों फ्लेम्स नहीं है। और जब ड्रैगन एंसेस्टर ये सुनता है तो वो भड़क उठता है और अपने आप में बड़बड़ाने लगता है। और अगर सही से कहा जाए इस समय जो ड्रैगन एंसेस्टर था वो जूफेन के अजीब से कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से जेलस था और आखिरकार कौन ऐसा शरीर नहीं चाहेगा जो 4 सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को फ्यूज कर सके और उन्हें एक अनसुनी पावर में मिला सके। यहाँ तक कि उसे भी ये सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। तभी वैसे जो जूफेन होता है वो स्माइल करता है और वो हंसते हुए एकदम स्मग दिख रहा था और ये सब कुछ जुड़ा हुआ था डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के बिलीफ के बिहाइंड। इस आर्ट से यूजर के यूज के लिए कोई भी चीज बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अगर स्पेशली कुनपेंग को पता चल गया कि अगर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन जो आर्ट है वो कंबाइन कर सकती है सेक्रेट बीस्ट की पावर को तो वो उसी स्पॉट पे इसके लिए एक्शन लेगा। और फिर वैसे जो जूफेन होता है वो चौंक कर उठ जाता है और जब वो अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि क्यूयर अजूरे फ्लेम से कवर थी और उसके ऊपर से गोल्डन फ्लेम्स उठ रही थी। और इस समय जो गोल्डन फ्लेम्स और अजूरे फ्लेम्स थी वो एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी और जुड़ चुकी थी जिससे एक भयंकर बवंडर बन गया जिससे जो क्यूयर होती है वो हवा में ऊपर उठने लगती है। इस समय जो जूफेन था वो थोड़ा सा हैरान था लेकिन जो ड्रैगन एंसेस्टर था वो पहले की तरह शांत था। और फिर वैसे ही एक धमाका होता है। फिर उस विस्फोट के बाद एक बैंगनी बिजली चमकती है जिससे जो फायर का टॉर्नेडो था वो गायब हो चुका था और इसके बाद हर जगह पर पर्पल लाइटनिंग चमकने लगती है और वो पर्पल लाइटनिंग सराउंड किए हुई थी 8 साल की एक छोटी बच्चे के अराउंड जिसके पर्पल कलर के बाल थे और वह बहुत ज्यादा ही एडोरेबल क्रिएचर लग रही थी अपने पिंक चीक्स के साथ में। इसके जो आंखें थी वो ब्राइट थी और उसके दांत सफेद थे और तुम सिंपली कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि उसने एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया था। इस समय जूफेन वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह गया और तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो हंसते हुए कहता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और बस कुछ ट्रेनिंग के साथ में जो ये बच्चा होगा वो नेक्स्ट थंडर फिनिक्स में बदल जाएगा और किलिंग की बेटी को भी जोड़कर एक बार फिर से जो 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट होंगे वो गैदर होंगे। तभी जूफेन कहता है ड्रैगन एंसेस्टर क्या ये मेरी डॉटर है? जो क्यूयर होती है वो कहती ऑफ कोर्स फादर। और इस समय जूफेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर वैसे ही जो वो लड़की होती है फ्लोट करते हुए नीचे आती है। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी वैसे वैसे जो पर्पल लाइटनिंग थी वो भी गरज रही थी। और फिर वैसे ही एक ब्राइट स्माइल के साथ वो जूफेन के पास जाती है और फिर वैसे ही उसकी बाहों में कूद जाती है और कहती है बेशक मैं आपकी बेटी हूँ और क्या आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं? अभी जूफेन कहता है बिल्कुल नहीं। बट वैसे ही जूफेन छोटी सी लड़की को अपने गले लगा लेता है और अभी भी उसकी आंखों में जूफेन फेमिलियर एक्सप्रेशंस को फील कर पा रहा था। और फिर वैसे ही जूफेन कहता है अगर मैं चुन सकता तो मैं थंडर स्काइलर को चुनता। और फिर वैसे ही क्यूयर कहती है क्यों? और अब मैं ह्यूमन फॉर्म भी ले सकती हूँ और मैं सही में आपकी बेटी हूँ। जूफेन हंसते हुए कहता है हाँ तुम नहीं समझ पाई। और फिर वैसे ही जूफेन उदास होते हुए कहता है अभी तुम जिस तरीके से हो इसका मतलब ये है कि तुम एक सेक्रेट बीस्ट बन गई हो और अब तुम थंडर फिनिक्स की जगह पर आ चुके हो और इसीलिए इसका मतलब ये है कि तुम हेवनली सोवरेन का टारगेट बन जाओगी और फिर तुम मर भी सकती हो। और इस समय जो क्यूयर थी वो बहुत ज्यादा उलझन में थी और फिर वो कहती आखिरकार वो कौन है? और फादर अगर आप नहीं चाहते थे कि मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं और अपने रूप को बदल लूं तो आपने ऐसा क्यों होने दिया? तभी जूफेन कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और तभी जूफेन ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये डिसीजन लेना मेरा काम नहीं था। और फिर तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है इस सेकंड जनरेशन को मेरी देखभाल में छोड़ दो, मैं इसके सारे पोटेंशियल को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। और फिर वैसे ही जूफेन भी अपना सर हिलाता है बट जो क्यूयर थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। इस समय वो टाइटली जूफेन की नेक को पकड़े हुए थी और फिर वैसे ही घूम जाती है और कहती है नहीं मैं अपने फादर के साथ जाना चाहती हूँ। तभी शायद ड्रैगन एंसेस्टर कहता है ये लड़का भले ही कितना भी अद्भुत क्यों ना हो लेकिन तब भी वो एक इंसान है और इसे असली
ग्लोरियस थंडर फिनिक्स की पावर के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। देन दोबारा से ड्रैगन एंसेस्टर कहता है जो तुम्हारा टैलेंट है वो एकदम ही बेकार है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा जो थंडर फिनिक्स कर सकता है, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी। और देन तुम थंडर फिनिक्स के सारे स्किल्स को जान जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा ताकि तुम भटक ना जाओ। और इस समय जूफेन भी उनकी बात पर सहमत होता है और देन कहता है क्योंकि तुम्हें इस तूफान में आना है और इसीलिए अभी तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अभी स्ट्रांग बनो, और मैं तुम्हें नहीं टीच कर सकता, ड्रैगन एंसेस्टर के पास ही रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो क्यूअर को नीचे रख देता है, बिना हेसिटेशन के वो पीछे घूम जाता है और कहता है ड्रैगन एंसेस्टर डोर को ओपन करो और मुझे यहाँ से जाने दो। ड्रैगन एंसेस्टर भी कहता है श्योर। और फिर वैसे ही जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो जो डोर होता है उसे ओपन कर देता है जो कि बाहर की साइड होता है। जूफेन से कहता है लड़के यू आर अ नेम ऑफ एम्बिशन, तुम्हें पता है कि तुम्हें सही टाइम पे क्या करना है, तुमने इसमें बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं किया। क्यूअर जूफेन को जाता हुआ देखकर जोरों से चिल्लाने लगती है फादर जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। और फिर जब जूफेन ने सुनता है तो वैसे ही वो रुक जाता है। इस समय उसे अपराध बोध का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने अपने दिल को शांत किया और पीछे देखे बिना ही वहां से चला गया। जूफेन उसी मोमेंट से जानता था जब ड्रैगन एंसेस्टर ने क्यूअर को देखा था कि वो उसे सुधारना चाहेगा और इसे इम्प्रूव करके इस सिंपल थंडर स्काई लर्क को डेडलिएस्ट बैटल में एंटर करवाएगा। और जूफेन एक फादर के रूप में से जो हो सकता था उसने किया था और उसे सर्वाइव कराने के लिए यही सबसे अच्छी चॉइस थी। और फिर वैसे ही एक बार और क्यूअर जूफेन को फादर कहकर बुलाती है, लेकिन जो जूफेन था उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था आखिरी तक। और जैसे ही दरवाजा बंद होता है जो क्यूअर की जो चीखें आ रही थी वो बंद हो गई। और फिर तब जाके जूफेन ने आह भरी और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया शांति को पाने के लिए। और फिर वैसे ही एक पर्पस के साथ में आगे बढ़ गया। और जैसे ही जूफेन आगे बढ़ा था वैसे ही जो येलिंग था वो अपीयर हो जाता है, जूफेन की तरफ हेजिटेट करते हुए देखने लगता है। और जूफेन ने बस उसके कंधे को छुआ और ठंडी नजर से आगे बढ़ गया। तभी शायद येलिंग कहता है होल्ड ऑन। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है क्या हुआ। तभी येलिंग कहता है मास्टर ने तुम्हें हर एक चीज के बारे में बता दिया होगा, जो हमारा गोल है वो सेम है और हमें मास्टर की हेल्प करने के लिए साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। जहाँ तक 8 वर्ल्ड विंड टनल की बात है, मैंने पहले ही सेक्रेट रियल में ड्रॉविंग एरे प्लेस कर दी है, लेकिन जो दूसरे होंगे वो कठिन होंगे, यहाँ तक कि वेस्टर्न लैंड में भी। लेकिन वैसे भी हम तो डिसिपल से वेस्टर्न लैंड के। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कोल्डली कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं अब जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और तुम बस वेस्टर्न लैंड के डिसिपल बने रहो, मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। और इसके अलावा तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें इसे वापस जरूर करूंगा। और अब हमें येलिंग को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे तक कांप रहा था और जूफेन को जाते हुए देख रहा था। लेकिन वैसे ही जो येलिंग होता है अपने जो को सेट करता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर। और जैसे ही जूफेन सुनता है वो वैसे ही रुक जाता है और देन उसकी तरफ अजीब तरीके से देखते हुए कहता है तुमने अभी मुझे क्या कहा। तभी येलिंग हल्का सा हेसिटेट करते हुए और अपना सर झुकाते हुए कहता है एल्डर ब्रदर। देन दोबारा से कहता है सीक्रेट बीस्ट में रूल्स होता है, जो जीतता है वो किंग बन जाता है और जब से मैं तुमसे हारा हूँ और तब से ही तुम मेरे एल्डर ब्रदर बन चुके हो। और फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो अपने आसपास देखने लगता है और दोबारा से जाने लगता है और कहता है जाते हुए ये बीस्ट का रूल है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, लेकिन जो भी हो तुमने जो फेवर मेरे ऊपर किया है मैं तुम्हें उसे वापस कर दूंगा और इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और जूफेन इस समय नहीं रुक रहा था, वो बस चलता जा रहा था। लेकिन वैसे ही जो येलिंग होता है दोबारा से कहता है इसके अलावा जो सीनियर ब्रदर है उन्होंने एक जेट स्लिप भेजा है, जो मिस चू है वो सही है और वो सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि तुम मर चुके हो। और डबल ड्रैगन मैनर मुझ पर रस कर रहा है और मुझे वापस आकर के रिपोर्ट करने के लिए कह रहा है बड़े भाई तुम मेरे साथ आओ या फिर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं उन्हें एक मैसेज भेज दूं। और फिर वैसे ही कांपते हुए जूफेन फिर से रुक गया और फिर तेजी से चला गया, जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है नहीं बस ये कहना कि मैं मर गया। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेन भी पहुंच चुका था और उसने अपने पूरे शरीर को ढका हुआ था। इस समय जूफेन क्वान रॉन्ग एम्पायर के कैपिटल में था और यहाँ पर जूफेन एक फॉरेनर था। और फिर अचानक से जूफेन गायब हो जाता है और फिर दोबारा से में जूफेन को दिखाया जाता है जो कि गहरी से सांस लेता है और फिर एक भूत की तरह उस शोर शराबे से बड़ी सड़क पर फ्लोट करने लगता है। और जब से जूफेन ने अल्टीमेट क्लैरिटी सेट छोड़ा था तब से ही जूफेन को पता था कि वो एक खतरे में है और अब जूफेन को इस वर्ल्ड में अकेले ही चलना था। लेकिन इस बारे में कुछ सोचने के बाद भी वो उन सभी से मिलने की इच्छा से नहीं रोक पाया अपने आप को। एल्डर जुवान लुओ क्लेन और बाकी सबसे वो मिलना चाहता था। और फिर वैसे ही जूफेन अपने मन में हंसते हुए कहता है हा 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 किंचन कोई बात नहीं। लेकिन उसे डर इस बात का था कि अगर जूफेन उन्हें देख लेगा तो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये एक तरीके से साइलेंट गुड बाय था और उसे अकेले ही हेवनली सोवरेन का सामना करना होगा। और ये बहुत सुविधाजनक था कि ड्रैगन एंसेस्टर के स्केच से एक जो वर्ल्ड विंड टनल थी उसके रास्ते में थी। यहाँ शायद ड्रैगन एंसेस्टर ने जूफेन को एक मैप दिया था क्योंकि जूफेन अब वहाँ से गुजर रहा है, इसीलिए उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो एक ड्रॉइंग एरिया को भी छोड़ता जाए। लेकिन जो ड्रैगन एंसेस्टर का जो मैप था वो एक ड्यूबियस स्केच था, एक ट्रू एमेच्योर पेंटर था, उसे सिर्फ टनल्स के केवल 8 स्थानों के बारे में पता हो सकता था और बस उसके लिए इतना ही
काफी था। कम से कम उसे मोटे तौर पर स्थान तो पता था, लेकिन उसे करेक्ट लोकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तभी जूफेन अपने मन में कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कान लगाकर सुनना बेहतर होगा। जूफेन ने मुस्कुराते हुए अपने कदम रोक दिए और जस्ट उसके बगल में ही एक शोर शराबे वाला रेस्टोरेंट था। और फिर जो जूफेन होता है वो हंसते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। और जब बात आती है सुनने के लिए तो ये जगह सबसे बेस्ट थी। फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो अपने मन में कहता है, वर्ल्ड विंड टनल के साथ जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो गैदर होती है, जिसकी वजह से अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और जिससे कि लोग इन चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। और यहाँ पर रहने वाला एक आदमी जो मतलब इस जगह में रहता होगा वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता होगा। और हाँ, आगे मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर जैसे लिखा मैं वैसे बस एक्सप्लेन कर दूंगा। और जूफेन जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वो पाता है कि वो 83 मीटर से बना हुआ था। और तभी वो मन में कहता है, जो क्वांग रॉन है वो इतना ज्यादा क्रूड है, इवन जो उसका कल्चर है वो भी दिखाता है इसे। गेट से लेकर उनके घरों तक यहाँ कुछ भी भव्यता की भावना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तुम कैपिटल के गेट को ले सकते हो, तो ये टियान्यू से भी दुगना बड़ा है, लेकिन उतना चमकीला नहीं था। लेकिन जो टियान्यू कैपिटल की जो वर्क ऑफ आर्ट थी वो भरी हुई थी ब्यूटी एंड रिफाइनमेंट से। लेकिन दूसरी तरफ जो क्वांग रॉन था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, पत्थरों से भरा हुआ था। जो बिल्डिंग्स थी वो पत्थरों की बनी हुई थी। भी शायद इनका कल्चर ऐसा ही हो। ऐसे ही ये लोग और टियान्यू और कॉन्गरॉन के बारे में बताते हैं। वैसे जूफेन स्माइल करके अंदर चला जाता है। अब जाकर के जूफेन इतना सब कुछ कहने के बाद अब जाकर रेस्टोरेंट के अंदर गया और फिर वैसे उसके सामने एक वेटर आ जाता है और जूफेन से कहता है, आप क्या करना चाहेंगे? आप डिनर करना चाहेंगे या फिर यहाँ पे रुकना चाहेंगे? हमारे पास शांति से भरे हुए रूम हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे हैं। जूफेन कहता है, कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हॉल में ही रहूंगा। और फिर वैसे ही जूफेन एक रैंडम टेबल के पास जाता है और उसकी सीट के पास बैठ जाता है। जब वो वेटर जूफेन की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो जूफेन है वो अपने फीचर्स को छुपा रहा है, मतलब अपने फेस वगैरह को छुपा रहा है। फिर वैसे ही वो वेटर पूछता है जूफेन से, क्या तुम फॉरेनर हो? तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, हाँ मैं फॉरेनर हूँ। तभी जो वेटर होता है वो पूछता है, तो फिर आप कहाँ से हो? और फिर वैसे जो जूफेन होता है उसे देखते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? क्या मुझे यहाँ पर रहने के लिए अपने आप को तुम्हें बताना पड़ेगा? ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आज की वीडियो एकदम ही शॉर्ट होने वाली है क्योंकि आगे के चैप्टर एकदम ही बोरिंग है। अभी पढ़ के एकदम दिमाग खराब हो गया। बस मैं एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जूफेन उन सबसे वैसे सवाल पूछ रहा था। फिर वैसे वहाँ पर दो टफ मैन आते हैं जो कि एकदम चौड़ में आ रहे थे, किसी की केयर किए, एकदम रोला बिखेरते हुए अंदर आ चुके थे। ये दोनों जो भैया थे सिक्स्थ प्रिंस के आदमी थे। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो वो लोग कहते हैं, सभी लोग आखिरकार यहाँ पर बनाए काहे खड़े हो? लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। जो ये दोनों भैया थे वो थे हेवन प्रोफाउंड स्टेज की पीक पर और अपने जुओफेन भैया थे स्टेज के 8th लेयर पे। फिर जो वो दोनों भैया थे गुस्सा हो जाते हैं। फिर गुस्से में होते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम हमारा रिप्लाई काहे नहीं दे रहे हो? और इस समय सभी लोग जूफेन की तरफ देख रहे थे। जो हमारे जूफेन भैया थे वो थे ओपी के सामने कोई बोल सकता है क्या? फिर वो दोनों जो सख्त आदमी थे दोनों ही भैया जूफेन को नोटिस कर लेते हैं, जान जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। जूफेन भैया के पास जाते हैं रौला बिखेरने के लिए। जैसे जाके थोड़ा सा बोलते हैं से उनका रौला बिखर जाता है लाल खून के साथ में। इस समय उन दोनों की बॉडी गायब हो चुकी थी, बस जमीन पर खून ही खून भरा हुआ था। पूरा फ्लोर खून से लथपथ हो चुका था। वहाँ पर सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। अपने अपने मन में कहते हैं, ठीक है भैया, बाल बाल बच्चे हम लोग, अगर इनके ऊपर अटैक कर देते हमारे लोगन के ऐसी तैसी हो जाता है। तो भगवान का शुक्र है कि हम इन पर अटैक नहीं किया। बाहर से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी कह रहा था कि तुम दोनों कहाँ मर गए? जो अपने 6 प्रिंस हैं वो आते ही होंगे, जल्दी से आने के लिए तैयारी करो। जब ये दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो वो भैया आके देखने आ जाते हैं। जब वो भैया आता है तो वो देखता है कि जमीन पर खून पड़ा हुआ है और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों अभी भी सुधरे नहीं? तुमने फिर से किसी को मार डाला? शुक्र बनाओ कि 6 प्रिंस तुम्हारे पीछे खड़ा है। तो अब तक कि तुम्हारा अगर सामना किसी ऐसे से हुआ होता बहुत खतरनाक हो, बस तुम्हारा भी यही हाल हुआ होता। तो तुमने इनका किया है, लेकिन अब जो भी हो ठीक है, जल्दी से बाहर आओ और इसको सब कुछ साफ कराओ, आके खून को इस फ्लोर से जल्दी से साफ कराओ। लेकिन तब भी उन दोनों का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। वैसे ही वो उन ऑडियंस के पास जाता है, उनसे पूछता है, हाँ भैया वो दोनों कहाँ चले गए? लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, सभी लोग अपना सर हिला रहे थे। फिर वैसे ही वो दूसरे के पास जाता है, उससे पूछता है, वो दोनों कहाँ गए? अभी यहाँ पर हुआ कहा है आखिरकार? लेकिन दूसरा आदमी भी कुछ नहीं बताता है, बस सर हिलाकर जूफेन की तरफ देखने लगता है। और अब ये भैया समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पर वो सभी लोग देख रहे थे वो भी उधर ही देखने लगता है। वो पाता है वहाँ बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि अभी कुछ नहीं बोल रहा है, शांति से खड़ा हुआ है और उसी की तरफ देख रहा है। जो ये बूढ़ा आदमी आया था उसके सफेद सफेद बाल थे, रेडियन स्टेज के 4th लेयर पर था। ये अपने जूफेन भैया को देखकर जान चुके थे कि जो अपना जूफेन भैया है वो कोई
मामूली इंसान नहीं है। जो इनके दोनों चेले चपट थे वो अब पक चुके हैं और वो भी जान चुका था कि जो जूफेन है वो रेडियन स्टेज के 8th लेयर पर है, इसीलिए वो जूफेन के पास जाता है, शांति से जूफेन के सामने झुक जाता है। फिर वैसे जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर आखिरकार आप हो कौन? लेकिन जो अपने जूफेन भैया होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो वो दोबारा से उन सभी लोगों से पूछता है आखिरकार ये सर हैं कौन, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। अरे वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बताता है। अब ये आदमी समझ चुका था कि इसके दोनों चेले चपट थे वो अब मारे जा चुके हैं और जो ये खून पड़ा है वो उन्हीं का है। इसको ये भी पता था कि अगर वो इससे लड़ेगा, जूफेन से लड़ेगा, इसका भी यही हाल होने वाला है। तो इसीलिए वो जूफेन के सामने इतनी रिस्पेक्ट दिखा रहा था, लेकिन वो अपने चेले चपट को ऐसे मरते हुए देख तो नहीं सकता था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे करके ट्रेन के गेट पे आता है और फिर एकदम ट्रेन की स्पीड में वहां से भाग जाता है। वैसे वो तुरंत जाकर के 4 लोगों को बुलाकर लेकर आता है, मतलब 3 लोगों को, वो पूरे मिलाकर 4 लोग थे। फिर देन वो लोग आते हैं और देखते हैं जूफेन को, लेकिन वो लोग भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे। उनमें से जो हाईएस्ट पावरफुल था वो था रेडियन स्टेज के 7th लेयर पे, इसलिए वो भी जूफेन से फाइट करना नहीं चाहता था। अगर वो लोग फाइट करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा। गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। रात को 2-3 बजे तक डाल दूंगा, मेरे को बाहर जाना है अभी। रात के 3 बजे तक उठना तो मैं डाल दूंगा, देख लेना फिर। ठीक है, 15 मिनट का एपिसोड होगा। ठीक, तो बाय। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो क्वांगरोन एम्पायर के 4 एल्डर थे वो आ चुके थे और वो सबके सब रेडियन स्टेज कल्टीवेटर थे। उनमें से हाईएस्ट कल्टीवेटर रेडियन स्टेज के 7th लेयर पे था, बाकी सभी लोग 4, 5, 6 लेयर पे थे। सबसे पहले तो वो लोग जूफेन से नॉर्मली बात करते हैं शस्त्र कह के, लेकिन जूफेन उनकी एक बात नहीं सुनता। लोग पूछते हैं कि आपने इन्हें क्यों मारा, लेकिन तब भी जूफेन उन्हें एक भी सवाल का आंसर नहीं देता है, उल्टा उनका ही मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे। जो रेडियन स्टेज के 7th लेयर पे था बंदा, वो जूफेन से कहता है जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम रेडियन स्टेज के 8th लेयर पर हो, लेकिन ये मत सोचो कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि हम सभी को हरा दोगे। हम लोग क्वांटिटी में तुमसे ज्यादा हैं, तुम अकेले हम चारों को बिल्कुल ही नहीं हरा सकते। देन दोबारा से जो जूफेन होता है उनका मजाक उड़ाने लगता है। अब वो सभी एल्डर्स बौखला उठे थे, कहते हैं रुको भैया अभी बस तुमको बताते हैं। बस वो जूफेन के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन वैसे ही उनके सामने 6th प्रिंस आ जाता है जो कि कहता है रुक जाओ। और जब जूफेन को दिखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, ये जूफेन को जानता था कि जूफेन कौन है। फिर वैसे ही जूफेन के पास जाता है और कहता है जूफेन भैया मैं आपका जबरा फैन हूँ, मुझे लगा था कि आप मर गए होंगे अब तक की, कि आपके पीछे यूनिवर्सल लेटेस्ट सेक्ट लगा था और आपकी इन्फॉर्मेशन हर जगह पर फैल चुकी है। अब तक कि मैं सोच रहा था कि आप मर चुके हैं, लेकिन सही में जूफेन भैया आपको जिंदा देखकर आपको वाकई में बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ और मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है तुम बोल क्या रहे हो, आखिरकार मेरे फैन कैसे हो सकते हो, क्या तुम मुझे जानते हो और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वैसे ही 6th प्रिंस कहता है जूफेन भैया तुम हमका नहीं जानते, लेकिन हम आपको जानते हैं भैया, क्योंकि आपने हमें नहीं देखा था डबल ड्रैगन गैदरिंग में, लेकिन हम या आपकी पूरी फाइट देखे थे और इसीलिए तब से ही हम आपके फैन हो गए थे। जब डबल ड्रैगन गैदरिंग था तो हम लोग भी वहाँ पर देखने गए थे बीस्ट टाइमिंग सेक्ट की तरफ से। अभी जो जूफेन होता है वो कहता है तुम मेरे फैन हो, लेकिन तुम मेरे फैन कैसे ही हो सकते हो, मैंने तो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट को हरा दिया था और मेरी ही वजह से जो तुम्हारा बीस्ट टाइमिंग सेक्ट था जो कि तुम्हारा गार्डियन सेक्ट भी है वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में सबसे लास्ट आया तो और मैंने उन सबको मार डाला था। तो अब तुम ही बताओ तुम मेरे फैन कैसे हो सकते हो। तभी जो क्वांगरोन का 6th प्रिंस होता है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है जूफेन भैया आपको नहीं पता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जब मुझे आपकी खबर मिली कि आप मर चुके हो तो मैं कम से कम 3-4 दिन रोया था। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इन एल्डर से भी पूछ सकते हो, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी जो एल्डर्स लोग होते हैं वो कहते हैं जूफेन सही में जो 6th प्रिंस है वो सही कह रहे हैं एकदम। जब आपको इनको खबर मिली थी कि आपका राम राम सत्य हो चुका है तो ये कम से कम 3-4 दिन रोए थे और बहुत ज्यादा ही उदास थे और आपको अपना आइडियल मानते थे। तभी जो जूफेन कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। तभी 6th प्रिंस कहता है जूफेन से जूफेन भैया वैसे आप यहाँ पर क्या करने आए थे, आपको कुछ काम था क्या। अभी जूफेन कहता है बस मैं यहाँ पर ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए आया था और कोई ऐसी जगह को ढूंढ रहा था जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल हो, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सीनरी हो। देन जूफेन अपने मन में सोचता है ये जगह इसकी है तो मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अभी यहाँ पर जो जूफेन था वो आया था एक जगह को ढूंढने के लिए जिसे कि कहते हैं वर्ल्ड विंड टनल, कुछ ऐसा ही नाम है। हाँ यही नाम है, इसलिए जूफेन इसे ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता है तो इसलिए जूफेन ऐसे बहाने बना रहा था। तो जब 6th प्रिंस सुनता है कि जूफेन किसी अच्छी जगह को ढूंढ रहा है तो वो कहता है अरे भैया अब मैं हूँ ना यहाँ पे, बस बताओ आपको कैसी जगह जाना है, मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा, मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी अच्छी जगह को पता है। इस समय जो 6th प्रिंस था वो बस यही चाहता था कि वो जूफेन के साथ जितना टाइम हो सके उतना टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि भैया जो 6th प्रिंस था वो जूफेन का जबरा फैन था और जूफेन से भी कहता है अरे हम लोग वैसे अभी यहाँ पर रुक सकते हैं, अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर फेस्ट होने वाला है तो जूफेन भैया आप भी आके ज्वाइन हो सकते हो। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं
अपना टाइम ऐसे फालतू में वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ किसी स्पेशल जगह को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी। तभी जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो कहता है, अरे जूफिन भैया मैं हूँ ना, तो आप काहे टेंशन ले रहे हो, मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा, इसे देखकर आप बहुत ज्यादा ही आपको अच्छा लगेगा और जैसा आप चाहते हो वो वैसी जगह होगी। और यहीं पे पास ही में एक माउंटेन है, वहाँ पर मेरा मेंशन है, वहाँ से सीनरी और नज़ारे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको सब कुछ वहाँ मिलेगा, लड़कियाँ, सीनरी, हर एक चीज जो आप चीज चाहते हो। और फिर वैसे ही जूफिन भी कहता है तो फिर जल्दी चलो। तो जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है जो भाई चलो चलते हैं साथ में, तुम मेरा पीछा करो। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं वैसे ही उनका जो 7th लेयर वाला रेडियंट स्टेज एल्डर होता है सिक्स्थ प्रिंस का, वो रोक लेता है। कहता है बट सिक्स्थ प्रिंस अभी तो एल्डर सी आ रहे हैं ना। लेकिन जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो नहीं सुनता है, कहता है मैं अभी भाई जुओ के साथ जा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम उन्हें संभाल लेना। तभी वो एल्डर कहता है लेकिन वो पर्सनली आपसे मिलने आ रहे हैं, अगर आप उनसे नहीं मिलोगे तो बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाएंगे, और ऊपर से वो इथेरियल स्टेज के 5th लेयर पर है, तो आपको बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो सकती है। शायद ही कोई होगा यहाँ पर जो उनके जितना पावरफुल हो यहाँ पे, हम लोग तो उनका बिल्कुल ही सामना नहीं कर पाएंगे, अगर आप उन्हें नहीं मिले तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तभी सिक्स्थ प्रिंस कहता है मैंने कहा ना मैं भाई जुओ के साथ जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ बस। अभी वो एल्डर कहता है सिक्स्थ प्रिंस मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, प्लीज आप रुक जाइए, नहीं तो वो आपको चोट पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपने उसकी बेटी से पंगा लिया है। इसी बात के लिए वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा है, वो बस आपसे एक बार माफी मंगवाना चाहता है, प्लीज एक बार मांग लीजिए माफी उससे। अभी जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो कहता है वो आखिरकार कमीना सांप कहीं का, मैंने उसकी बेटी के साथ ज्यादा कुछ किया भी नहीं, वही मेरे से बहस कर रही थी और अब मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही है। अभी वो एल्डर कहता है जो एल्डर सी हैं वो बहुत ज्यादा ही गुस्से वाले इंसान है, आप उन्हें ऐसे नाराज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे रुकना होगा। तभी जो प्रिंस होता है वो कहता है आखिरकार हम लोग उससे क्यों ही डर रहे हैं, वो तो बेस्ट टाइमिंग सेट से निकाल दिया गया है ना, उसके साथ उसके दोनों दोस्त भी निकाल दिए गए थे, अब उनसे क्यों ही डरना, और इस बार मैं इंपीरियल फादर से कहकर उसे जरूर मरवा डालूंगा। लेकिन वैसे ही जो एल्डर होता है वो कहता है भैया सिक्स्थ प्रिंस मान जाओ यार, आ गया तो तुम्हारी वो फाड़ के रख देगा, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सिक्स्थ प्रिंस भैया भले ही वो स्टेमिंग सेट से निकाल दिया गया लेकिन उसकी जो पावर है उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता इतनी आसानी से, तक कि हमारे पूरे कोंगरान के एम्पायर में भी शायद ही कोई उसके टक्कर का होगा। तो प्लीज सिक्स्थ प्रिंस जी अपनी जिद को छोड़ दो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जब तक कि वो आ नहीं जाते। लेकिन भैया अभी भी जो सिक्स्थ प्रिंस थे वो नहीं मानते, कहता है नहीं मुझे मेरा आज आइडियल मिला है, आज का टाइम आज का पूरा दिन मैं अपने आइडियल के साथ बिताऊंगा। तभी वो एल्डर जूफेन से भी कहता है सर जूफेन प्लीज आप ही सिक्स्थ प्रिंस को समझा लो, अगर सिक्स्थ प्रिंस नहीं मानते हैं तो उनके जान पर भी बात आ सकती है, क्योंकि वो बूढ़ा बहुत ज्यादा ही हरामी है, वो एकदम ही एक चालाक सांप जैसा है, कभी भी कैसे भी डस सकता है। जूफेन कहता है जब तक कि ये मुझे उस प्लेस पे लेकर जाता है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ तब तक कि मेरे पंखे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा काम होने के बाद अभी मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगा। समय जो सिक्स्थ प्रिंस था वो भी घबराया हुआ था, लेकिन वो भी जूफेन के साथ टाइम बिताना चाहता था, इसीलिए वो किसी की भी नहीं सुनता और जूफेन को लेकर जाने लगता है। एल्डर से कहता है आप लोग यहीं पे वेट करो उनका, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना। देन वो जूफेन को लेकर अपने माउंटेन के मेंशन की तरफ चला जाता है। तो गाइस सिर्फ यहाँ तक ही 2 से 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, अगर मैं प्रॉपर अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन करता इतनी स्टोरी भी कवर नहीं हो पाती। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो फिर वो चारों के चारों जो एल्डर होते हैं वो वहीं पे रुकते हैं और अब जूफेन और जो वो सिक्स्थ प्रिंस था वो एक माउंटेन के पास आ चुका था। माउंटेन के वहीं पर एक मेंशन होता है। इस समय जो वो सिक्स्थ प्रिंस था वो बहुत ज्यादा ही पोलाइटली बात कर रहा था जूफेन से, एकदम सर्वेंट की तरह बिहेव कर रहा था, मानो कि वो जो जूफेन का सर्वेंट हो। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जूफेन की रिस्पेक्ट करता था। इस बिहेवियर को देखकर जो वहाँ पर मेंशन में जो जितने भी सर्वेंट थे वो सभी लोग हैरान थे और वो लोग कह रहे थे आपस में आखिरकार ये सिक्स्थ प्रिंस इतने ज्यादा पोलाइट कैसे हो गए, ये तो कभी भी ऐसे नहीं थे, आखिरकार वो आदमी कौन है जो इनके साथ चल रहा है, सिक्स्थ प्रिंस आखिरकार क्यों इनके सामने इतना ज्यादा पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते बकवास सारी। और अब जूफेन भी उनके मेंशन में आ चुका था। वो जो मेंशन था वो उस माउंटेन में था, जस्ट उस मेंशन के सामने एक बहुत बड़ी झील थी, ऊपर जो वाटरफॉल नहीं होता है, अभी वाटरफॉल वाला पानी था वो सब उसे झील में आके गिर रहा था। तो मतलब कह सकते हो कि वहाँ का जो नजारा था एकदम ही बढ़िया था। और इस समय जो जूफेन था वो बस गेस्ट बनने का नाटक कर रहा था, उसे तो बस अपने काम से काम लेना था और जैसे उसका काम हो जाएगा वो यहाँ से निकल जाएगा। और अब हमें दोबारा से उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो एल्डर सी था वो आ चुका था। जैसे ही वहाँ पर वो आता है वैसे ही वो चारों जो एल्डर होते हैं वो इसे ग्रीट करते हैं। इस समय वो बहुत ज्यादा ही चौड़ में दिख रहा था, मानो कि वो यहाँ का किंग हो, सभी लोग उसके सामने एक चींटी जैसे हो। और जैसे ही वो एल्डर सी यहाँ पर आता है तो वैसे ही कहता है, समझो अपनी तारीफ करने लगता है, कहता है कि तुम लोग मेरा वेलकम ऐसे करोगे, मेरे लिए तो खुद यहाँ पर एम्परर को आना चाहिए था, ऐसे ही वैसी और बातें कर रहा था। और फिर वैसे वो दोबारा से एल्डर से पूछता है आखिरकार सिक्स्थ प्रिंस कहाँ पर हैं, क्या वो मेरे वेलकम के लिए यहाँ नहीं आए हैं, जल्दी से उन्हें यहाँ पर बुलाओ। फिर जो वो एल्डर होता है वो कहता है जो वो सिक्स्थ प्रिंस है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा ही खराब है। ऐसे धड़ाम की आवाज आती है, डिसुम डिसुम डिसुम, ऐसी आवतीन आवाजें आती हैं। और अब जो चारों एल्डर थे वो अपने मुंह से खून को थूक दिए थे और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। वो लोग कैसे ना कैसे करके उनसे माफी मांगते
मांगते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा ही सही में तबीयत खराब है, वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिए, वो आपसे फिर कभी और मिलना चाहेंगे। तभी जो वो एल्डर सी होता है वो कहता है मैं खासकर यहाँ पर मिलने के लिए आया था उसे, और वो यहाँ पर नहीं आया, मैं अभी उसको जाकर के अच्छे से बताकर आता हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर वैसे ही वो सिक्स्थ प्रिंस के मेंशन की तरफ उड़ जाता है, सिक्स्थ प्रिंस के मेंशन की तरफ जाने लगता है। इस समय जो वो एल्डर थे वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे सिक्स्थ प्रिंस के लिए, क्योंकि उन्हें पता था अगर अकेले में सिक्स्थ प्रिंस उनसे मिला तो ये सांप उन्हें मार भी सकता है। ये लोग सिक्स्थ प्रिंस को ऐसे मरने नहीं दे सकते थे, इसीलिए भी उसका पीछा करने लगते हैं, कैसे न कैसे करके उससे जल्दी वहां पर पहुंचना चाहते थे। जब जूफेन उसको लेकर गया था सिक्स्थ प्रिंस को यहाँ से अपने भरोसे पर लेकर गया था, जब ये बताया था कि इसका सामना सिक्स्थ प्रिंस इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से होगा, तभी जो जूफेन था उसने कहा था कि मैं उन्हें अकेले ही देख लूंगा, उससे मेरे सामने आने दो। उस समय एल्डर्स को लग रहा था कि वो बस बातें को ऐसे से फेंक रहा है, उसका जैसे ही काम हो जाएगा वो यहाँ से पतली गली नाप के निकल लेगा। लेकिन जो जूफेन था उसने कहा था कि मैं अकेले संभाल लूंगा उसको। और देन वो भी कहता है, जो सिक्स्थ प्रिंस था वो भी कहता है जो भाई जूफेन है वो बहुत ज्यादा ही कूल है, तो तुम्हें टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डबल ड्रैगन मैनर के जीनियस है जीनियस, इनके सामने कोई भी वहाँ पर नहीं टिक पाया था और मैंने इनकी पावर ध्यान से देखी है, तो तुम लोग भी बोलो अपने भाई जूफेन कैसे हैं। देन वो एल्डर्स भी कहते हैं कूल है कूल। तो अब वो लोग बस सिक्स्थ प्रिंस के पास जा रहे थे और अब हमें जूफेन और सिक्स्थ प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। इसमें बस जूफेन को उस जगह के बारे में जानना था, लेकिन इतना टाइम होने के बाद भी जूफेन को उस जगह के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला था। फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है मेरा बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो कहता है जो भाई जो ये प्लेस है वो एकदम हेवन है। हेवन क्यों, मैंने सही कहा ना। ऐसे जूफेन कहता है हेवन मेरा एस, मतलब अपने मन में कहता है। जूफेन सीरियस में आते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इतनी भी खास जगह नहीं है। अभी वो कहता है यार इतनी अच्छी तो जगह है, आप क्यों जा रहे हो यहाँ से। अभी जूफेन कहता है अगर तुम्हें नई अच्छी जगह दिखानी तो मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी स्पेशल जगह के लिए आया था, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल हो, जहाँ पर बहुत कम ही लोग जा सकते हो, वहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी हो वो नॉर्मली 10 गुना 1000 गुना ज्यादा हो। ऐसे प्रिंस कहता है ये जगह भी तो वैसी है ना, आप तो सिर्फ सीनरी देखना चाहते थे ना, अच्छी जगह का आनंद लेना चाहते थे। ऐसे जूफेन कहता है अगर तुम्हें नहीं दिखाना तो मैं जा रहा हूँ। फिर वैसे जूफेन उठकर वहाँ से जाने लगता है और फिर वैसे जो सिक्स्थ प्रिंस होता है भी वैसे उठ जाता है और जल्दी से जूफेन के पास जाता है और उसे रोक लेता है। कहता है नहीं जूफेन आप रुक जाइए, मैं आपको बहुत अच्छी जगह पे लेकर चलता हूँ, लेकिन वो मेरे एल्डर ब्रदर की जगह है, वो जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी और बहुत ज्यादा ही स्पेशल है, और जैसा आप बता रहे हो एकदम वैसी वो जगह है। और फिर वैसे ही जूफेन के मन में लड्डू फूटा, फिर एक बार और फूटा, फिर एक बार और फूटा, और फिर वैसे जूफेन भी मान जाता है ठीक है जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो। देन वैसे जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो कहता है वैसे आज तो आप इंजॉय कर लीजिए, लोग कल चलते हैं ना, आज साथ में पूरा दिन एंजॉय करते हैं और कल आराम से चलेंगे। जूफेन कहता है नहीं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे अभी की अभी इसी टाइम लेकर चलो। और फिर वैसे ही सिक्स्थ प्रिंस भी कहता है ठीक है चलिए फिर चलते हैं। और फिर जैसे वो लोग जाने वाले होते हैं वैसे ही जो वो एल्डर्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आ जाते हैं और कहते हैं सिक्स्थ प्रिंस वो एल्डर सी सांप कहीं का यहाँ पर आ रहा है आपको मारने के लिए। फिर ऐसे ही और भी बातें करता है ऐसा वैसा, तो मैं ज्यादा फालतू की बात नहीं बताने वाला। देन जो जूफेन होता है वो कहता है वो इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। देन जो एल्डर लोग होते हैं वो जूफेन को हल्के में ले रहे थे, लग रहा था कि एक रेडियन स्टेज का कल्टीवेटर आखिरकार कैसे ही इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर को हरा पाएगा, और इसीलिए वो जूफेन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। और देन वैसे ही जो प्रिंस होता है वो कहता है हम लोग जा रहे हैं एल्डर ब्रदर के घर और अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। और क्या तुम्हें नहीं पता जो अपना जूफेन है वो कैसा है, वो कूल है कूल। उसने एक बार कह दिया ना कि वो मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। फिर वैसे ही जूफेन और जो सिक्स प्रिंस होते हैं वहां से जाने लगते हैं और फिर उनके पीछे पीछे जो वो एल्डर्स होते हैं वो भी जाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग प्रिंस को थोड़े से भी खतरे में नहीं डाल सकते थे। और जब वो लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं उन्हें किसी की हंसने की आवाज आती है और कहता है अच्छा तुम यहाँ से जा रहे हो, मैं तुम्हारे मेंशन आ रहा था, ये कहकर जोरों जोरों से हंसने लगता है। और जब वो उसके पीछे जूफेन को खड़े हुए देखता है तो वो कहता है तुम। और फिर वैसे ही एल्डर सीड बहुत ज्यादा जोरों जोरों से हंसने लगता है और कहता है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए यहाँ पर, तुमने मुझे बहुत ज्यादा ही कष्ट दिलाया है, मैंने तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कष्ट झेला है, तुम्हारी वजह से बीस्ट टाइमिंग सेक्ट से निकाल दिया गया। फिर जो जूफेन होता है वो कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, वो कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, आखिरकार मैं तुम्हें कैसे ही भूल सकता हूँ, तुमने मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान किया है, तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या कुछ नहीं सहा है। लेकिन वैसे जो जूफेन होता है वो कहता है अरे बाबू भैया लेकिन तुम मुझे काहे याद नहीं आ रहे हो, थोड़ा सा याद दिलवाने की कोशिश करो हमको, तब हम थोड़ा तुमको याद करें, आखिरकार तुम कौन से खेत की मूली हो। वैसे बाबू भैया कहते हैं मतलब एल्डर से कहते हैं 8 साल पहले जब टियानियो में फाइट हुई थी तो हम 3 एल्डर क्वांगरेन एम्पायर की मदद करने के लिए आए थे। भाई मेरे को एम्पायर का नाम नहीं पता है तो एडजस्ट कर लेना, शायद क्वांगरेन कहते हैं। हाँ तो जब टियानियो में फाइट चल रही थी आपसी मामलों में तब हम लोग आए थे इनकी मदद करने के लिए, तब तुमने जो मेरी बॉडी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं इसको तुमको बताता हूँ ये कौन है, देखो ये वही सांप है सांप, और इसके साथ 2 लोग और आए थे वो भी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट थे। तब जूफेन ने यूज किया था इसको इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी वन आई ऑफ द वाइड का, जो कि एक गोल्डन कलर की लेजर बीम नहीं होती उसका, जिससे कि जो इसकी बॉडी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बस इसकी सिर्फ सोल बची थी, सांप वाली सोल। तो अब जूफेन को भी याद आ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम उस खेत की मूली हो, मुझे
मुझे याद आ गया, तुम वही सांप जैसे दिखने वाले सोल वाले हो ना। अरे जो बॉडी है वो चेंज हो चुकी है, इसलिए मैं तुमको पहचान नहीं पाया। तभी एल्डर सी कहता है मुझे दूसरी बॉडी चाहिए थी अपने आगे की कल्टीवेशन को करने के लिए, लेकिन मैं इस बॉडी में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, सिर्फ मैं इथेरियल स्टेज के 5th लेयर तक ही जा सकता हूँ और अभी तक जा पाया हूँ। और अगर अभी मेरी असली बॉडी होती तो अब तक कि मैं इथेरियल स्टेज के 8th लेयर तक जा चुका होता। लेकिन अब मैं तुमसे अपना पुराना बदला पूरा करूंगा, अब तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, तो अब तैयार हो जाओ, मैं तुमसे अपना पुराना बदला पूरा करूंगा। और वैसे ही ये कह करके वो जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वैसे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब मैं कल बुक ऑफ के नेक्स्ट एपिसोड में